सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बियॉन्ड द वाइट कोट। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग डॉक्टर्स की स्टोरी के बारे में। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो कि इंडिया की नंबर 1 स्किन चेन क्लिनिक है। मैं उनके बारे में थोड़ी बात करूँ तो नियर अबाउट 32+ ब्रांचेस है पूरे इंडिया में। 6 लाख से ज़्यादा उन्होंने पेशेंट को ट्रीट किया हुआ है खुद पर्सनली स्किन के बारे में। ही इज़ अ डर्मेट। और मैं बात करूँ 25 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट अस इंट्रोड्यूस डॉक्टर जगदीश सख्या फ्रॉम सख्या स्किन क्लिनिक। ही इज़ अ फाउंडर। सो वेलकम बैक सर। थैंक यू धवल फॉर काइंड इंट्रोडक्शन। थैंक यू सर। सो जगदीश सर, सबसे पहले बताइए कि आपने जब शुरुआत की थी सख्या स्किन क्लिनिक की, तो थोड़ा बहुत अपनी जर्नी के बारे में बताइए सर, किस तरह से आपने वर्कआउट किया। थोड़ा करेक्ट करूँगा, अभी 25 नहीं 27 हो गया अभी। अरे बढ़िया है सर। सॉरी 1998 में मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी हाँ। सख्या स्किन क्लिनिक की। हम्म। तब तो कोई प्लान नहीं था कि भाई स्किन डिजीज जो होता है कि सबसे लास्ट में एडमिशन लेते हैं। एमडी में जो होता है ना, हम्म। तो स्किन सबसे लास्ट में आती है। इसके पहले ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, गायनेक, मेडिसिन वो सब जाते हैं। अच्छा। जिसको कई जगह पे नहीं मिलता है वो स्किन में लेते थे। अच्छा। ऐसा था। हम्म। परंतु मैंने क्या सबसे मेरा क्या मिडल फैमिली था, हम्म। बाकी सब में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था। ओके। बराबर, तो स्किन में क्या इन्वेस्टमेंट कम से कम होता था। एक हम्म। टेबल, एक चेयर, हम्म। थोड़ा वेटिंग और एक बिलोरी कांच, हाँ। मैग्निफिकेशन ग्लास, हाँ। बस इतना हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। अभी सिनारिया पूरा चेंज होगा। सबसे महंगी जो ब्रांच है हमारी स्किन क्लिनिक के, इसमें सब कुछ सेटअप चाहिए। हम्म। तो पर्पज़ ये 1998 में स्टार्ट किया था। 600 स्क्वायर फीट की क्लिनिक थी। हम्म। बराबर, और प्रोसीजर में कॉटरी थी और बाकी मैग्निफिकेशन ग्लास वैसे था। हम्म। और शुरू में क्या था कि सिर्फ स्किन डिजीज था। हम्म। एक्जिमा, फंगस, सोरायसिस जो बोलते हैं ना, हेयर फॉल है, वो सब है। हम्म। एस्थेटिक ट्रीटमेंट की कोई अवेयरनेस नहीं थी। एग्जैक्टली। बराबर, और कोई ज़रूरत भी नहीं थी। राइट। सब हंसी खुशी से दिन निकाल रहे थे। पर्पस चेंज हो गया। पहले शादी में क्या था कि लोग फैमिली देखते थे, कैरेक्टर देखते थे, लड़की इनकम देखते थे। हाँ। बराबर, पोजीशन देखते थे। हम्म। बराबर, लुक लास्ट में आता था। अभी राइट। सारा रिवर्स हो गया। लोग सबसे पहले हो गया। अग्री। समझ गए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेट्रोमोनियल में, वो हॉस्पिटलिटी सेगमेंट है। आप प्रमोशन में जॉब देखना, कोई भी रिसेप्शन है, फिल्म इंडस्ट्री है, सिनेमा, नाटक, मॉडलिंग, कितना भी जो होता है कि वहाँ अभी क्या नेसेसिटी बन गई, लग्जरी नहीं है। एग्जैक्टली। तो फिर मेरी जर्नी में ये बदलाव आया 2008 से। 2008 से। 8 से कि मैं यूएस में, जो कि इंटरनेशनल काफ़ी जगह पे गया था पहले, पर यूएस में 2008 में पहली बार गया। तो वहाँ तो डरमेट नंबर 1 ब्रांच थी। ओके। और वहाँ स्किन डिजीज इतना था ही नहीं हमारे जितना। इन्फेक्शन जो इंडिया में है, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, वहाँ है ही नहीं। वहाँ एलर्जी और एस्थेटिक सबसे ज़्यादा था। ओके। और ये इसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा था कि भाई एक बार घर क्लिनिक में ताला लगा दो तो कोई फ़ोन नहीं आता है। अच्छा। इमरजेंसी नहीं आती है कि भाई अच्छा। रात को इमरजेंसी में खुद ले आई और आपको आना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो वर्क लाइफ बैलेंस इसमें बहुत अच्छा था। तो ये तो जर्नी में ऐसा 2008 से पूरा वो बदलाव आ गया। तो इसमें हमने देखा कि एस्थेटिक ट्रीटमेंट जो इंडिया में एकदम निगलेक्टेड था। सिर्फ सेलिब्रिटी और रिच लोग ही करते थे। अभी मुकेश अंबानी में जो फैमिली में सब, अब सब अच्छे अच्छे दिखते थे ना, वो पहले ऐसा नहीं था। सब अच्छा। हाँ, शादी फंक्शन एक दिन मेकअप कर एक दिन ठीक हो जाते, फिर बाकी वैसे के। तो ऐसी अवेयरनेस नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। तब 2 प्रॉब्लम था, एफोर्डेबिलिटी नहीं थी और अवेयरनेस भी नहीं थी। ओके। पैसा भी नहीं था, ओके। इतना भी नहीं था कि स्पेयर के ये सब इसमें इन्वेस्ट कर सके। और दूसरा, ज़रूरत भी नहीं लगी थी। ओके। तो अभी धीरे धीरे दोनों लोगों के पास स्पेयर भी मनी आ गया और लोग इसमें अवेयरनेस और इन्वेस्ट करने लगे कि भाई सेल्फ ग्रूमिंग, भाई दूसरा देखे नहीं देखे मैं अच्छा दिखने लग गया। तो हेल्दी स्किन एक कंसेप्ट है कि स्किन हेल्दी होना चाहिए। गोरी काली वो तो भगवान ने जो कलर दिया वो, इसमें ज़्यादा कोई बदलाव नहीं ला सकते। अगर बदलाव ला सकते तो परमानेंट रह नहीं सकता। परंतु जो भी आपकी कलर की स्किन है वो स्किन में हेल्दी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, निरोगी होनी चाहिए। वो हमारा पर्पस था। तो इसीलिए जल्द फिर हमारी जर्नी में पहले एक क्लिनिक की है, तो वो क्लिनिक में सुबह 8 से रात को 1 बजे तक काम करता था। तो मैंने सोचा पूरी जिंदगी ऐसे काम करूँगा। तो फिर मैंने वो एनालिसिस किया, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर तो डे 1 से रखता था। तो मैंने सोचा इतनी सारी भीड़ है तो वो कहाँ कहाँ से आती है।
हाँ। बाद में पता चला कि भाई घोड़दौ रोड से इतना आता है, भटार से आता है, अडाजन से आता है और वेसू से आता है। तो फिर हमने हर एक ब्रांच में लोकेशन कर दिया। अच्छा। हमारे क्या मल्टीपल सेशन होता है, मानो कि हैरी मॉल किया तो एक बार में जाता नहीं है, 8-10 सेशन होता है। तो एक बार मुझे देख लिया, फिर सेकंड थर्ड सेशन में मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, तो फिर ऐसे ही मैंने मल्टीपल ब्रांच कर दिया। ओके। फिर सूरत कवर कर लिया, 8 ब्रांच सूरत में हो गई। ग्रेट। बाद में देखा फिर भी भीड़ कम नहीं हुई, इतना काम बढ़ता जा रहा है, जितनी ब्रांच करूँ काम बढ़ता रहा है। फिर मैंने देखा कि अभी और कहाँ से आ रहा है, तो फिर अहमदाबाद से ज़्यादा आ रहा है, तो अहमदाबाद कर दिया। बाद में सौराष्ट्र से ज़्यादा आ रहा है, तो फिर राजकोट कर दिया। फिर बोलो कि आउट ऑफ गुजरात से कहाँ से आ रहा है, तो मुंबई से काफ़ी, बोरीवली से काफ़ी पेशेंट आ रहा है, तो मुंबई में कर दिया। समझिए, तो ऐसे वो ब्रांच ज़्यादा शुरू के जो पर्पस था वो इनकम करने का वो पर्पस नहीं था। मेन है कि पेशेंट्स की कन्वीनियंस के लिए मैंने ब्रांच खोली। एग्जैक्टली। और बाद में पता चला कि भाई स्किन डिजीज तो बहुत है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, सिर्फ 17,000 डरमेट है, और वो भी सिर्फ बड़े बड़े सिटी में। तो छोटी सिटी में फिर मैंने वो पर्पस चेंज किया कि भाई ये फैसिलिटी छोटे गांव में भी जानी चाहिए। इसीलिए मैंने आनंद है, बराबर, वलसाड़ है, वापी है, वापी तो बड़ा सिटी है, तो ऐसे ऐसी जगह पे कि जहाँ अप्रोच नहीं है। अभी मैंने कोसंबा, चिखली, तो धीरे धीरे हम जो भी 10,000 से 50,000 के बीच में जो भी पॉपुलेशन है, सब जगह पे क्लिनिक खोलेंगे। और हमारा एक्सपर्टीज है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे मॉडल बना के हम सब जगह पे जाएंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आपने टेक्नोलॉजी का भी पूरा यहाँ पूरा पे यूज़ यूज़ किया है। किया। सर मैं आपको थोड़ा सा वापस पीछे ले जाना चाहूँगा। जब आपने फर्स्ट ब्रांच, जब सख्या स्किन क्लिनिक की शुरुआत की थी, मैं ब्रांच नहीं करूँगा क्योंकि आपके माइंड में तो पहले था ही नहीं, तो जब आपने पहली बार आपने सख्या स्किन क्लिनिक शुरू किया, तो उस वक्त आपके कैसे चैलेंजेस थे और उसमें से आप कैसे बाहर आए? सबसे पहले तो क्या होता है, 2 चैलेंज सबसे पहले थी। एक तो अवेयरनेस की, हाँ। और दूसरा टाइम। ना पेशेंट के पास टाइम था, ना डॉक्टर के पास टाइम था। अच्छा। मानो कि एग्जाम्पल, फंगल इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि तब डायमंड में क्या होता है, एसी नहीं था, एक ही हॉल में 200 300 लोग काम करते थे। अच्छा। तो ह्यूमिडिटी, फंगल इन्फेक्शन, खस, जो स्कैबीज, वो बहुत कॉमन थी। और एक को होती है तो कपड़े सब साथ में रखते, तो क्या बार बार इन्फेक्शन लगता है। और वो अवेयरनेस के भाई ये मैं, अगर मुझे इन्फेक्शन हो गया, अगर मैं खुद ध्यान रखूंगा तो मुझे वापस नहीं होगा, दूसरे को नहीं होगा, ऐसी कोई अवेयरनेस नहीं थी। इसीलिए हम क्या वही बीमारी बार बार ट्रीट करते हैं, हर 2-3 महीने में वही पेशेंट वापस आ जाता है। अच्छा। बरो, और उस पेशेंट का भी फॉल्ट नहीं है, हमारा भी फॉल्ट है, क्योंकि इतना पेशेंट 100, 150, 200 पेशेंट, आप पेशेंट को क्वालिटी टाइम दे ही नहीं सकते। यूएस में क्या होता है कि दिन में 8-10 पेशेंट देखते हैं, तो एक पेशेंट को आधा घंटा 45 मिनट, हाँ इसका चार्ज भी $100 मिस, हमारा 8,000 कंसल्टिंग चार्ज होता है, तो वो एक अलग चीज़ है। परंतु जो प्रॉपर जो टाइम देना चाहिए वो हम नहीं दे सकते। अगर हम देना चाहते हैं तो भी दे नहीं सकते, क्योंकि अगर हम एक पेशेंट को 30 मिनट दे तो 100-150 पेशेंट कहाँ दें। चलो दूसरा, अगर हम पेशेंट को दिन में सिर्फ 30 ही पेशेंट देखे, चलो बाकी का हम देखो 70 को देखना ही, तो प्रॉब्लम क्या होता है खबर, 30 पेशेंट को देखने के बाद हम बोले कि बाहर जाके बोलो कि अभी नेक्स्ट विजिट महीने के बाद है, तो जैसे वो रिसेप्शन पे जाए तो बोलो कि आपका तो जो टर्न होगा तो 3 महीने के बाद आएगा, क्योंकि वो बढ़ गया है ना। 70 पेशेंट हमने कट कर दिया, रोज का 70 पेशेंट, तो सिर्फ हफ्ते में वो 3 महीने की वेटिंग लंबी हो गई। फिर पेशेंट को हमने 2 ऑप्शन दिया कि भाई 1.5-2 घंटा बैठेंगे कि 2-3 महीना वेट करेंगे, तो बोले कि हम 1.5-2 घंटा बैठेंगे। अच्छा। बराबर, तो वो हमारे पास टाइम नहीं रहता है पेशेंट को A to Z, भाई आपका हाइजीन अच्छा होना चाहिए, आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, आपका क्लोथिंग अच्छा होना चाहिए, आपका जो डेली जो सोप, शैम्पू, क्रीम जो आप डेली यूज़ करते हो वो अच्छा होना चाहिए, नाखून काटना चाहिए, समझिए, आपको स्वीट, फरसान, आपका डाइट जो हैबिट है वो सब, अभी वो सब बहुत मुश्किल होता है। और पेशेंट को सिर्फ प्रिंटेड मटेरियल दे तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि भाई हम बोलो कि ये इसमें लिखा है नहीं खाने का, जब डॉक्टर जब नहीं बताएंगे तब उसमें इम्पैक्ट नहीं आता। और एक ही चीज़ बताने में हम भी थक जाते हैं कि भाई एक ही पेशेंट को बीमारी में बार बार, तो एक चैलेंज बहुत था कि अवेयरनेस नहीं थी और हमारे पास टाइम नहीं था। अभी क्या सोशल मीडिया आ गया, यूट्यूब में मेरा वीडियो बना दिया कि भाई फंगस में ये आपको ध्यान रखना है, तो हम इसको सीधी लिंक भेज देते, वो पेशेंट को लिंक मिल जाती, ऑटोमेटिक डायग्नोसिस पकड़ लेता है। मानो कि इसको फंगल इन्फेक्शन डायग्नोसिस में डाल दिया तो वो वीडियो ऑटोमेटिक पकड़ के उसको व्हाट्सएप में चला जाता है। Exactly. तो अभी वो चेंज हो गया, पर तब हमारे पास टाइम नहीं था, पेशेंट के पास नहीं टाइम था और अवेयरनेस नहीं थी। सो इस तरह से आपने टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया है इसमें। तो सर ड्यूरिंग दिस आपको कभी, आपके ऊपर कभी सेल्फ डाउट लगा कि भाई मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी भी लगा आपने ड्यूरिंग योर जर्नी?
हमारी क्या मेडिकल फील्ड की ट्रेनिंग जो होती है ना, हाँ। इसमें सिर्फ डिजीज डिजीज डिजीज, हम्म, हमारे में दूसरा कोई आता ही चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारा पढ़ने में इतना टाइम जाता है हम्म, कि दूसरी ये अकाउंटिंग, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, लीडरशिप कुछ नहीं आता। हम्म, हमें कोई सिखाने आता नहीं है, और वो चाहते भी आप सीखो भी नहीं, क्योंकि आप हम्म, एक ही काम करो। ये हमारी डॉक्टरों की एक बड़ी कमजोरी है हम्म, कि हमें ये सब पार्ट में पता नहीं होता है। हम्म, इसलिए जब पेशेंट बढ़ते गए, हम्म, ब्रांच बढ़ती गई, तो हेडेक भी बढ़ा ना। हाँ, अभी मानो कि एक ब्रांच हमने खोल दी भटार में, हाँ, यहाँ हम पेशेंट देख रहे हैं, वहाँ से फोन आया कि भाई आज जो डॉक्टर नहीं आया, स्टाफ नहीं आया, ये नहीं आया, मशीन बंद है। हाँ, तो चैलेंज आ गए ना। आप एग्जैक्टली, जहाँ बैठे हैं यहाँ इसका ध्यान रखें कि वहाँ जाके फिर ठीक करें। एग्जैक्टली, समझ। तो वो जो मल्टीपल क्लिनिक जो हैंडल करने की जो, फिर हमने क्या है, उसको डेलीगेशन किया, हम्म, हमने स्टाफ हायर किया, हम्म, बराबर, और उसको काम दे दिया। हम्म, उसका केपीआई जो भी है, हम्म, जेडी सब बना के रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म, उसको दे दी, भाई इसको तुझे ये ध्यान रखना है। हम्म, तो धीरे धीरे आर्ट ऑफ डेलीगेशन का मैंने 1.5 साल का एक कोर्स किया, ग्रेट, 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 जो बॉम्बे में मैं एक संतोष नायर करके एक मोटिवेशन स्पीकर है, हम्म, उसके वहाँ मैं 1.5 साल तक सूरत से बॉम्बे में गया, हफ्ते हम्म, में 1 और 2 बार, हम्म, बराबर। तो इससे मुझे समझ में आया कि डेलीगेट कैसे करें और लोगों को अकाउंटेबल कैसे बनाए, एग्जैक्टली, बराबर। इससे फिर मेरा काम इजी हो गया। एग्जैक्टली, फिर आर्ट, ये क्या, आर्ट ऑफ मास्टरिंग तो हो गया, हम्म, पर आर्ट ऑफ डुप्लीकेशन सीख लिया कि भाई हम्म, कैसे डुप्लीकेट करो। हम्म, पेशेंट को क्या होता है, शुरू में मुझे ही दिखाना है, हम्म, बाद में धीरे धीरे पता चला कि भाई उसका अल्टीमेट पर्पस है ठीक होने का। हम्म, अगर वो ठीक हो गया कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, जस्ट एयरक्राफ्ट का एग्जांपल देखे, हम्म, प्लेन में हम कभी पूछते कि कौन पायलट है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, हम बैठ जाते हैं ना, हम्म, क्योंकि हमें क्या, वो मंजिल पहुंच जाते हैं, हमें जहाँ जाना है पहुंच जाते। तो पेशेंट एग्जैक्टली, का मेन मकसद है ठीक होने का। हाँ, 5-10% पेशेंट ऐसा होता है कि लगाव होता है डॉक्टर को हम्म, कि भाई मुझे उसी को दिखाना है, हम्म, बराबर, क्योंकि जो रेफरेंस उसको मिला कि भाई ये पेशेंट को ये डॉक्टर ने ठीक किया, उसको काफ़ी सालों से बीमारी थी, तो वो हमारे पास जरूर आते हैं। ओके, और मेजोरिटी जो कॉमन बीमारी है कि इसमें हमारी एक्सपर्टाइज की इतनी ज़रूरत नहीं, उसको सिर्फ टेक्नोलॉजी चाहिए, हम्म, हमारे पास ये मशीन है, इससे इसका काम हो जाएगा, तो हम्म, आके कर देते हैं। ओके। जगदीश सर, मोर ओवर हमारी लाइक जो ऑडियंस है वो डॉक्टर्स है, और आप में से ही मैं लास्ट में से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हमेशा डॉक्टर्स जो होते हैं वो मल्टीपल जगलिंग रोल्स में होते हैं। वो हम्म, सब कुछ खुद करना चाहते हैं। आपने अभी डेलीगेशन की जैसे बात की, हम्म, तो खुद करना चाहते हैं सब कुछ, यानी कि वो लाइक ओपीडी भी खुद देखे, फिर अकाउंटिंग का जो पैसा वगैरह लेना वो भी खुद ले, मार्केटिंग भी खुद करे, फाइनेंस भी खुद संभाले। सो आपने जैसे बताया कि वो अपना खुद का जो वर्क है वो डेलीगेट करके, क्योंकि वो जब इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे थे खुद थे तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट व्हेन दे आर ग्रोइंग, जब ग्रोथ कर रहे, मल्टीपल ब्रांचेस कर रहे, तो उस वक्त हमको वर्क डेलीगेट करना चाहिए, राइट? मैं तो बोलता हूँ मल्टीपल ब्रांच है तो वो एक अलग चीज़ है, इसमें तो ज़रूरत है ही है। अगर हाँ, सोलो क्लिनिक है तो भी डेलीगेट करना चाहिए, अच्छा, क्योंकि हमें सब कुछ, बीइंग ए डॉक्टर, हमें सब कुछ नहीं आता है, एग्जैक्टली, पर वो हमें वो कन्फ्यूज करना ही पड़ेगा, हम्म, क्योंकि जो जिसका काम है, हाँ, मानो कि हमारे काम में दूसरा नहीं आता है, तो दूसरे एग्जैक्टली, के काम में भी हमें आना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, फाइनेंस वाला काम करे, बराबर, अकाउंट वाला काम करे, एडमिन का काम करे, आईटी वाला आईटी का काम करे, हम्म, एचआर वाला का काम, जो भी है, जब सबका काम है उसको डेलीगेट करके। हाँ, थोड़ा खर्चा करना पड़ता है, यूजुअली हम्म, डॉक्टर में मैं भी था हम्म, शुरू में कि भाई ये क्यों फालतू फिजूल में का, खर्च, ये फालतू का खर्च है, हाँ, ये काम तो हम कर सकते हैं, थोड़ा सही है, सीखना पड़ेगा अपने, हाँ, जरूरत नहीं है। हम्म, आपकी एनर्जी जो होती है, आपको आपका जो सब्जेक्ट में मास्टरी में आपका जो लर्निंग है, आपका जो एक्सपीरियंस है, हम्म, आपका जो न्यू न्यू इनोवेशन जो आ रहा है, आपका जर्नल, आर्टिकल, कॉन्फ्रेंस, लेक्चर, वर्कशॉप, उसमें टाइम देना चाहिए, नहीं कि इसमें टाइम देना। तो आर्ट ऑफ डेलीगेशन बहुत जरूरी है। ये सोलो क्लिनिक है कि मल्टीपल क्लिनिक है, सब हम्म, जगह पे काम लगेगा। बराबर है। और सर, आज सख्या स्किन क्लिनिक एक हम्म। मार्केट में एक रेप्यूटेड ट्रस्टेड ब्रांड है स्किन केयर में। सो व्हाट वर द की फैक्टर्स बिहाइंड बिल्डिंग सच अ सक्सेसफुल एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड? सबसे पहले तो मैं डबल बोलूँ कि पैशन है मुझे, क्या ये ब्रांच का एक पैशन है, दिन हाँ, रात। अगर मुझे, मैं सुबह 8 बजे क्या से, गोल है सर आपको, कितनी ब्रांच करनी है? गोल तो मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा। मेरा क्या, मैं सुबह 8 बजे से रात को 1 बजे, जो मेरा पुराना पेशेंट है उसको समझ में आता है, रात को 1 बजे भी मैं उसको मिलता हूँ ना, हाँ, तो मैं सुबह सबसे पहले के पेशेंट के कितनी एनर्जी के साथ मिलता हूँ,
इतना ही रात को 1 बजे मिलता क्या हूँ। बात है, तो वो मेरा पेशेंट है। ग्रेट। मैंने सुबह 8 से रात को 2:30 बजे तक ओपीडी देखी है, 2:30 बजे तक। और क्या बोलते हैं कि सुबह जब जाते हैं तो दूध वाला सामने मिलता है, ऐसा। फिर तो इतना काम किया है। अल्टीमेटली गोल तो क्या है कि धीरे धीरे बना के बीतना पर, परंतु हमने जो आइडेंटिफाई ऐसा किया कि इंडिया में 20,000 ऐसा सिटी है कि इसकी पॉपुलेशन 10,000 से 50,000 के बीच में है। तो मैं वहाँ एआई मॉडल से पूरा वो क्लिनिक सेटअप करूँगा। जो भी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वहाँ अभी है ही नहीं, न गवर्नमेंट है वहाँ, न कोई प्राइवेट है, समझ। तो हम ऐसी जगह पे जाएंगे जो बड़े सिटी में, मुंबई में आपको 500 क्लिनिक मिलेंगे, वहाँ पेशेंट के पास बहुत चॉइस है, परंतु वहाँ चॉइस ही नहीं है, मीन्स वहाँ है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटी, पेशेंट को ट्रीटमेंट चाहिए पर है ही नहीं। तो हम वो बनाने जा रहे हैं। तो एक गोल है, ये सिर्फ इनकम करने के लिए नहीं है, जो हमने भारत ने, जो हमारे पेशेंट ने जो हमें दिया है वो वापस देने का एक जरिया हमने देखा। एग्जैक्टली। दूसरा कि हम प्रोडक्ट सख्या साइंस एडवांस हमने बनाया। वो प्रोडक्ट हमने बनाया कोई पर्पज से नहीं कि हम इनकम के लिए, हमने देखा कि ऑनलाइन इतना सारा प्रोडक्ट मिल रहा है, इसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई वो प्रोडक्ट के पीछे कोई डरमेट है ही नहीं, किसी को भी मन में, क्योंकि गवर्नमेंट ने एकदम खुला छोड़ दिया है। ओटीसी प्रोडक्ट, ओवर द काउंटर, आप सनस्क्रीन तो भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है। इसमें पेशेंट की स्किन कैसी है, उसको क्या रिएक्शन है, इसकी नीड क्या है, तो पता ही नहीं है। फिर हमने देखा कि भाई मानो कि एक सनस्क्रीन है तो गवर्नमेंट में इसमें 50 इंग्रेडिएंट दे दिया कि भाई इसमें आप यूज कर सकते हो। तो इसमें कोई भी जगह पे कोई डॉक्टर है ही नहीं, जो है सब नॉन डॉक्टर बैकग्राउंड, सब बिजनेसमैन है। तो हमने सोचा कि सर इतनी सारी प्रोडक्ट है, पेशेंट यूज कर रहे हैं और पेशेंट को फायदा भी नहीं है, क्योंकि ये तो फील गुड फैक्टर, फेस वॉश दिया तो उसको बस अच्छा लगेगा 30 सेकंड के लिए, इसका कोई थेरापेटिक वैल्यू नहीं होता है, इससे पेशेंट का कोई बीमारी दूर नहीं होता है। फेस वॉश से कोई सब कुछ ठीक थोड़ा होता है, मॉइस्चराइजिंग से ठीक थोड़ा होता है। तो हमने ये एडवांस स्किन में हमने प्रोडक्ट 20-21 टाइप की प्रोडक्ट बनाई कि जो इंडियन स्किन को ध्यान में रख के बनाए, क्योंकि हमने 5 से 6 लाख पेशेंट देखा, तो हमें सब पता होता है कि क्या पेशेंट को क्या चाहिए। अभी जो प्रोडक्ट जो मिल रही है ऑल स्किन टाइप है, मीन्स काले, गोरे, सेंसिटिव, ड्राई स्किन और सब में, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा इंग्रेडिएंट होना चाहिए कि वो हमारी इंडियन स्किन को मिलना चाहिए। तो ये 20,000 हम क्लिनिक बनाएंगे पान इंडिया में, फिर बाद में पान वर्ल्ड भी जाएंगे, पर पहले तो घर ठीक करना है, बराबर, फिर वर्ल्ड ठीक करना है। तो ये फिर प्रोडक्ट में भी ऐसा बनाना चाहिए कि पेशेंट को रिएक्शन भी नहीं हो और पेशेंट को फायदा भी हो। और तीसरा हम टेली कंसल्टेशन बनाने जा रहे हैं कि टेली कंसल्ट एक बड़ा 30,000 स्क्वायर फीट में हम बनाएंगे। वैसे तो इंडिया के लिए है, पर वो पान वर्ल्ड में एनआरआई पेशेंट, जो अभी एनआरआई पेशेंट क्या दिखाने के बाद चले जाते हैं, तो फिर फॉलोअप नहीं रहता है। एग्जैक्टली। मानो कि इसको एक्जिमा हो गया, मैं 1 महीने में ठीक किया, फिर वहाँ पहुँच गया, फिर वो भी भूल गए, हम भी भूल गए, फिर तो इसके फॉलोअप के लिए हमने ये पूरा कंप्यूटराइज बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास टेली कंसल्टेशन विथ ऑल गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ। बाद में हम इसको मेडिसिन भी भेजेंगे। डायग्नोसिस के कई पेशेंट ठीक नहीं होता है ना, दवाई भी चाहिए, तो फिर बाद में यहाँ से हम मेडिसिन भेजेंगे। तो वर्ल्ड में मानो कि राजौरी सिटी के कोई गांव में भी केस पेशेंट को अगर दवाई चाहिए, कंसल्टेशन, हम तो मानो कि हम 10,000 से 50,000 के पॉपुलेशन में क्लिनिक कर सकते हैं, पर कोई गांव में 500 की पॉपुलेशन है, वहाँ कैसा? तो अगर वो पेशेंट को हमें दिखाना है तो इसके लिए भी हमने रास्ता बनाया कि टेली कंसल्टेशन डिवीजन है। तो हमारा 5 हम डिफरेंट डिवीजन बनाएंगे। सबसे पहले तो सख्या स्किन क्लिनिक है 100 स्मार्ट सिटी के लिए। दूसरा कि 20,000 जो है कि स्मॉल सिटी एआई ड्रिवन क्लिनिक बनाएंगे पान इंडिया में। थर्ड है कि सख्या एडवांस साइंस में इंडियन स्किन को सुटेबल प्रोडक्ट हम बनाएंगे कि जो नैनो टेक्नोलॉजी से बनेगी। अभी आप देखो कोई भी हाई एंड क्रीम 2,000-3,000 से नीचे नहीं मिलेगी, वो हम 500-700,000 की नीचे आएगी और क्वालिटी सेम रहेगी, पर इतने प्राइस में मिलनी चाहिए। ग्रेट। ऐसा फिर 17,000 डर्मेटोलॉजी है, तो एक भी लेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है ही नहीं, सब बाहर से आता है, यूएस, यूरोप, चाइना, कोरिया, ऐसा मेक इन इंडिया है ही नहीं। और हम तो हमारे लिए बनाएंगे। 20,000 क्लिनिक है तो आपको मशीन भी चाहिए, तो एक वर्टिकल क्या बोलते हैं कि इंटीग्रेशन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, तो वो सब में मेडिसिन भी क्योंकि अगर हम दूसरे से लेंगे तो पेशेंट को कॉस्ट बढ़ जाएगा। हम खुद करेंगे तो हम जो बेनिफिट है वो हम पेशेंट को पास कर सकते हैं। मशीन हमें सस्ता मिलेगा तो हम पेशेंट को ट्रीटमेंट भी सस्ती कर सकते हैं। तो वो सब देख के फिर हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्किन इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं, तो 3 लाख स्क्वायर फीट का, विश्व में कई जगह पे नहीं।
मेन वो इंस्टीट्यूट है कि वो एक कमांड सेंटर जैसा रहेगा, वहाँ से पूरे वर्ल्ड में यहाँ से ऑपरेट कर सके। तो ग्रेट ऐसा हम बनाना चाह रहे हैं। ग्रेट ग्रेट सर। सो इन शॉर्ट में एक मार्केट में कहा जाता है कि सोशल एंटरप्रेन्योर की करके एक टर्म्स है, सो उनके ऊपर आप काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। इसको बोलते हैं मेडिकल एंटरप्रेन्योर। हाँ, मेडिकल एंटरप्रेन्योर, डर्माप्रेन्योर बोलते हैं, डर्माप्रेन्योर। डर्माप्रेन्योर, सही है सही है। सो सर एज अ डर्माप्रेन्योर कई बार ऐसा भी होता है कि लाइफ के अंदर आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों को भी कई बार मैनेज करना रहता है। सो आपने जैसे बताया कि आपकी इतनी लाइक बिजी वर्किंग आवर्स होते हो, तो वट एवर लाइक फैमिली के कहाँ पे आप उनका टाइम निकाल लेते हो उनके लिए? नहीं नहीं, हम फैमिली के लिए तो पूरा टाइम निकालते हैं, हाँ। क्योंकि निकालना भी चाहिए ना। वे साल में 2 बड़ा वेकेशन, एक समर वेकेशन, दिवाली वेकेशन, फिर संडे में बंद रखता हूँ। मेरा वर्किंग 4 दिन ही है, मैं वेडनेसडे बंद रहता है, फ्राइडे बंद रहता है और संडे बंद रहता है, 3 अच्छा। दिन बंद। तो हाँ। कोई भी सोशल फंक्शन है, कहीं बाहर जाने का, शादी में कहीं भी जाना तो जा सकते हैं, बराबर। बरोबर। और संडे मोस्टली मूवी में अभी कम हो गया है, बाकी हर संडे मूवी में जाते हैं। अच्छा। वो अच्छा है कि बुरा है? हाँ। बुरा है तो सो जाने का, और जाना है, बराबर। सही। तो ये काम है। कोई भी मेरा रिकॉर्ड है, कोई भी बोले कि मैं ये फंक्शन में नहीं आया, ऐसा बोल नहीं सकता। वो शादी है, बर्थडे है, कोई भी छोटा फंक्शन है, कोई एक्सपायर हो गया है उसका जो बेचना है, सब जगह पे मेरी प्रेजेंस रहती है। क्योंकि ये मैंने कोई भी एसोसिएशन का फंक्शन था, मैं वराछा रोड मेडिकल एसोसिएशन का मैं अकेला कंसल्टेंट हूँ कि जो प्रेसिडेंट हुआ, बाकी सब जनरल प्रैक्टिशनर उसका प्रेसिडेंट बनते हैं। आज अच्छा। तक ऐसा था। अच्छा। तो मैं सूरत मेडिकल कंसल्टेंट एसोसिएशन में ट्रेजरर हूँ। हमारा इंडियन IDVL जो बोलते हैं कि इसका मैं गुजरात चैप्टर का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। सेंट्रल जो दिल्ली का है तो इसका मैं वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। रोटरी क्लब है, इसमें भी पार्ट था इसका। तो काफ़ी जगह पे, और पीजे चैरिटेबल ट्रस्ट मेरी मदर के नाम का ट्रस्ट है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। उसमें हर वेडनेसडे, पहला वेडनेसडे फ्री ऑफ कंसल्टेशन करते हैं, अच्छा। फ्री ऑफ मेडिसिन देते हैं, और काफ़ी सोसाइटी में अवेयरनेस का कैंप करते हैं, दवाई देते हैं, और डांग में काफ़ी जगह पे हम मेडिसिन पहुँचाते हैं। तो ये सब साथ में भी होता है और ये काम भी होता है, तो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बर तो सर एक अभी आपने इससे पहले एक बार बात किया था कि लाइक NRI पेशेंट का भी आप ट्रीट वगैरह समथिंग करते हैं, लाइक सो आपको क्या लगता है कि मेडिकल टूरिज्म और यहाँ पे इंडिया में खास तौर पे अभी कैसा टाइम है, और खास तौर पे डरमेट में क्या अभी उसका? मेडिकल टूरिज्म बहुत, क्योंकि मैं लास्ट ईयर तुर्की गया था। तुर्की में हेयर ट्रांसप्लांट हब है। आप एयरपोर्ट में जाओ तो सब जगह पे वो कैप लेके लोग घूमते थे। तो ट्रांसप्लांट वहाँ तुर्की क्या है कि इसका जियो लोकेशन जो होता है ना, वो फायदा रहता है, क्योंकि पूरा यूरोप का लोग वहाँ आता है। परंतु हेयर ट्रांसप्लांट जो ऐसा होता है कि आप हफ्ते में और 10 दिन में ख़त्म कर सकते हो, बाकी कोई स्किन डिसीज आप ठीक नहीं कर सकते हो। तो मेडिकल टूरिज्म में जो प्लास्टिक सर्जरी है और ये सब आप कर सकते हो। मानो कि लाइपोसक्शन है, टमी टक है, आई बैग है, राइनोप्लास्टी है, बराबर। किसी को यहाँ डिम्पल करवाना है, बराबर। किसी को बेली फैट है, थाई फैट है, डबल चिन है, फिलर है, बोटॉक्स है, थ्रेड है। तो ऐसी जो बोलते हैं ना ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट में बाकी इंडिया में है स्कोप? इंडिया अरे में बहुत है इंडिया में, क्योंकि NRI तो 2 महीने के लिए आते हैं ना इंडिया में, बाकी 10 महीना यही काम करते हैं। फॉरेन में वो सब महंगी बहुत चीज़ है। ये तो मैं खुद, मेरा लाइपोसक्शन करने के लिए मैं US गया था, तो उसने मुझे बजट दिया $70,000 का। अच्छा। और वो भी 3 लीटर निकालने का। तो इसमें तो यहाँ क्लिनिक खुल जाती है ना। $70,000 में 70 लाख हुआ ना। तो मैंने फिर वो मशीन 42 लाख का था, तो मैंने मशीन ही ले लिया और यहाँ स्टार्ट किया। तो वो वेजर लाइपोसक्शन बोलते हैं कि इसमें स्किन लाइपोसक्शन आप पहले मैन्युअल भी कर सकते हो, और वेजर मशीन से के, वेजर से के अल्ट्रासाउंड होता है तो स्किन लूज नहीं होती है। तो ये सब टेक्नोलॉजी इतनी है कि आप ले सकते हो, और 1 टाइम है, बाकी आप रिपीटेड यूज कर सकते हो। तो ये मैं जो 3 लाख स्क्वायर फीट का जो बना रहा हूँ, मेनली मेडिकल टूरिज्म के लिए बना रहा हूँ। और मेनली जो हमारा अभी करंट टारगेट है गल्फ कंट्रीज। और हमारा क्या, सूरत से दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट हो गई है, एग्जैक्टली, बराबर। और काफी भी फ्लाइट आ रहे हैं। अभी हम बैंकॉक जा रहे हैं, तो हो सके बैंकॉक से भी आएंगे ना लोग। 100%। तो ऐसी काफ़ी फ्लाइट है कि सूरत में इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सकता है। तो मेडिकल टूरिज्म मेनली हमारे डरमेट में जो होता है, सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट सबसे ज़्यादा जाएगा, और बाकी जो लाइपोसक्शन है, और बाद में धीरे धीरे बीमारी के लिए भी आएंगे। काफ़ी ऐसी जो बीमारी होती है, बायोलॉजिकल इंजेक्शन, वो सब वहाँ एब्रॉड में बहुत कॉस्टली है और इजीली एक्सेसिबल भी नहीं है, समझ। तो ये सब के लिए, और हमारा अभी 5,000 प्लस NRI पेशेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग
डेटाबेस में। ग्रेट। तो ये सब पेशेंट अगर हम यूएस में ब्रांच करेंगे तो हमें तुरंत फायदा मिलेगा, क्योंकि ये पेशेंट ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हमें बहुत फायदा। तो उसका एक कमांड सेंटर होता है कि भाई मानो कि वर्ल्ड वाइड आप ब्रांच करेंगे तो इसको कनेक्टिविटी, कोई एक्सपर्ट डॉक्टर का मानो कि एक यूएस में सेंटर है, वो डॉक्टर को मानो कि समझ में नहीं आया कि पेशेंट का क्या करे, वो तुरंत हमारे साथ कौन कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये 24/7 हम ऐसा यहाँ सेंटर बनाएंगे कि पूरी रात दिन चलता रहेगा, और कोई भी जगह पे पेशेंट कंसल्टेशन करे, कोई भी जगह पे डॉक्टर को अगर इसको सेकंड ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा। ग्रेट सर, अभी आपने एक टर्म बोला था डर्माप्रेन्योर, राइट? सो एक नॉर्मल जो डॉक्टर होता है उसको डर्माप्रेन्योर करना है, तो जैसे कि आपने बताया कि वर्क को डेलीगेट करना वगैरह सब करना रहता है, बट वो कहीं ना कहीं वो उनको एक जो डॉक्टर होता है या तो जो इंसान होता है उनको ऐसा ही लगता है कि मैं ही ये बेस्ट काम कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। तो वो जो माइंडसेट है उसमें से कैसे बाहर निकल के हम वर्क को डेलीगेट करें और अपना मेडिकल टूरिज्म तक अपनी ब्रांड को या ऑर्गेनाइजेशन को ले जाए, क्लिनिक को, हॉस्पिटल को ले जाए, तो उसके लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए? जो जिसको ग्रोथ कर रहा है ना, वैसे तो अपने आप माइंड चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको बिलीफ, आपकी जो बिलीफ से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्या एक बिलीफ सेंटर दिमाग में होता है ना। क्योंकि मैं भी, जो डॉक्टर आप जो बोल रहे हैं ना, इसमें से मैं भी असर हो चुका हूँ, 100%। क्योंकि मुझे खुद को चेंज करने में भी मुझे 10 साल लग गया। 1998 से मैंने चालू किया और 2008 से बदलाव आया, तो बराबर। मुझे खुद को बदलने में 10 साल लगा। तो जो कोई डॉक्टर है अगर उसको बदलाव में टाइम लगेगा तो ये जायज़ है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग वैसे हुई नहीं, इसीलिए उससे बाहर निकलने में बहुत टाइम लगे। तो जिसको भी अगर आगे ग्रोथ करना है, मल्टी लोकेशन करना है, और जहाँ है वहाँ अगर बड़ा करना है, तो उसको बिलीफ सिस्टम तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। और सब कुछ करने की वो क्या बोलते हैं, हमारा क्या है कि मैं हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, वो चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। आपसे भी कोई आगे है, मेरे से भी आगे है। पहले मैंने सोचा कि मैं 100 स्मार्ट सिटी में ब्रांच करूंगा, फिर मैंने गूगल में सर्च किया कि और भी कितनी ब्रांच है, तो सर यूएस में एक इंडियन डॉक्टर है, इसके पास 450 ब्रांच तो ऑलरेडी अभी आज है। तो मैंने सोचा मैं 100 ब्रांच कर लूंगा तो इससे आगे कोई जा ही नहीं सकता। तो वो बंदा 400 लेके बैठा है अभी से, तो वो पहुंचने में मीन्स ये हाईवे है। हम सोचते हैं कि मैं आगे, वो आपके आगे कोई ना कोई होगा ही होगा। तो फिर वो माइंडसेट से बाहर निकल के आपको काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। सर अभी थोड़ी बात करेंगे हम टेक्नोलॉजी की। जैसे कि आपने बोला कि शुरुआती दिनों में आपने पर्टिकुलर एरिया को आपने टारगेट किया, कौन से एरिया से ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, उस जहाँ से ज़्यादा आ रहे वहाँ पे आपने वहाँ पे एक नया ब्रांच खोल दिया। सो ड्यूरिंग दैट जर्नी टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी प्रैक्टिस में कितना इफेक्ट किया? मैं तो सोचता हूँ कि टेक्नोलॉजी के बिना ये मैं सोच भी नहीं सकता एक्सपांसन। अगर टेक्नोलॉजी बिना अगर मैंने एक्सपांसन किया होता तो 3 जगह पे गड़बड़ हो सकता था। एक तो पहले फाइनेंस में गड़बड़ हो सकता था कि जो भी स्टाफ है पैसा लेके, क्योंकि आपका कंट्रोल ही नहीं। मानो कि पेशेंट आया, पेशेंट ने 5,000 की ट्रीटमेंट किया, बिल 2,000 का बना, 3,000 जेब में डाल के चला गया। तो अभी सीसीटीवी कैमरा है, समझ गए। जो भी है चीट बनती है, लेजर मानो कि उसने 2,000, तो शॉट कितना यूज हो हमें समझ में आ जाता है। मानो कि अपर लिप में 100 शॉट होता है, अगर उसने वो अपर लिप के चार्ज में अंडर आर्म कर दिया तो हमें समझ में आ जाता है कि उसने कुछ गड़बड़ किया। तो टेक्नोलॉजी से समझ में आ जाता है। सीसीटीवी कैमरा से हमारा पूरा मॉनिटरिंग रहता है कि इसने कितना पैसा दिया और कितना दिया, समझ। तीसरा कि हमें क्वालिटी कंट्रोल भी रहता है। पेशेंट को मानो कि वो डॉक्टर ने ट्रीट किया, पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिला, तो हमारे पास तुरंत ऑडिट में आ जाता है कि भाई ये पेशेंट को ट्रीट किया, 3 फॉलोअप हुआ, वो पेशेंट जो मकसद से आए वो फुलफिल नहीं हुआ, तो हमारे पास तुरंत आ जाता है। तो क्वालिटी कंट्रोल हुआ, पेशेंट की सेफ्टी भी हुई इसमें, क्योंकि सेफ्टी कोई बाउंस हो जाएगा तो तुरंत हमें समझ में आ जाता है। सेफ्टी, एफिकेसी और इकोनॉमी, तीनों चीज आप टेक्नोलॉजी की मदद से आप इसके ऊपर वॉच रख सकते हैं। बराबर। तो कहीं ना कहीं हम जब एक्सपांड करते हैं, ब्रांचेस खोलते हैं अपनी हॉस्पिटल की, क्लिनिक की, तो हम जब डेलीगेट करते हैं तो एक डॉक्टर को ऐसा डर भी रहता है कहीं करप्शन, कहीं कट का ऐसा कुछ ना लगे। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम वो चीज़ को लाइक बैरियर कर सकते हैं और हम क्लैरिटी ला सकते हैं, राइट? यस, क्योंकि जो डॉक्टर का 3 भाई बहुत है। हाँ मेरे पेशेंट लेके चला गया तो हाँ एक है, फिर फाइनेंस में कोई गड़बड़ किया तो बराबर,
और तीसरा कि भाई मेरा स्टाफ लेके चला जाएगा। तो ये तीन सबसे बड़ा है कि भाई मैंने इतने साल से ट्रेन किया और स्टाफ लेके गया तो मैं तो हैंडीकैप हो गया, फाइनेंस में गड़बड़ किया और मेरा पेशेंट लेके के चला गया, तीनों गड़बड़। और टेक्नोलॉजी मदद से तीनों चीज़ आप हैंडल कर सकते। फर्स्ट, फाइनेंस में आप गड़बड़ नहीं कर सकते, पेशेंट कोई भी करना चाहे तो वो टेक्नोलॉजी हो सकता है। दूसरा कि भाई पेशेंट लेके नहीं जा सकता क्योंकि आपके पास डेटाबेस ऐसा होता है, आपकी सर्विस ऐसी होती है, आपका रिजल्ट ऐसा होता है, तो वो पेशेंट लेके नहीं जाता। पेशेंट को क्या होता है, रिजल्ट से लेना देना ज़्यादा, और उसको हॉस्पिटैलिटी अच्छी चाहिए, उसको पेशेंट कन्वर्सेशन जो हमारी लिसनिंग जो डॉक्टर उसको सुने, ऐसा पेशेंट को चाहिए। तो वो सब अगर आपने सही से डेवलप किया तो पेशेंट आपके पास आता ही रहेगा। और स्टाफ को भी अगर आपने स्टाफ को सही ढंग से रखा है तो स्टाफ इजीली नहीं जाएगा। 2-4%, 10% सैलरी हाइक की वजह से कोई स्टाफ नहीं जाता है। ज्यादातर स्टाफ जाता है बिहेवियर प्रॉब्लम से जाता है कि उससे बिहेवियर का बॉस से ठीक नहीं लगा, का कोई से सीनियर से बिहेवियर से गड़बड़ होता है। एनवायरमेंट जो होता है, वर्क कल्चर एनवायरमेंट होता है, इससे स्टाफ जाता है। 4 चीज चाहिए कोई भी स्टाफ को। इसको रिवॉर्ड मीन्स इसकी सैलरी, रिकॉग्निशन उसको चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए उसको कि भाई मुझे जो भी जगह पे और जो सेटिस्फेक्शन जो काम कर रहा है वो उसको मिलना चाहिए। वो राइट बात है सर, क्योंकि ड्यूरिंग मेरा भी लाइक हम हॉस्पिटल के लिए डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल करते हैं, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी करते हैं उनके लिए। सो मैंने कई स्टाफ से कई बार ऐसा सुना है मैंने, हॉस्पिटल के क्लिनिक के स्टाफ से, कि भाई सैलरी तो सही है बट सर हमारे साथ कभी बात ही नहीं करते या हमारे साथ कभी लंच या डिनर ही नहीं करते। सो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी थोड़ा फैमिली एनवायरनमेंट आज के टाइम में चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है स्टाफ के लिए। एप्रिसिएशन चाहिए, जो भगवान को भी, हम भगवान को भी खुश करते हैं। एग्जैक्टली। अभी तो ये स्टाफ तो ह्यूमन है और हमें भी अप्रिसिएट, कोई हमें अच्छा बोले कैसा कितना अच्छा लगता है। तो अगर एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। तो ये स्टाफ तो जो होता है ना, ह्यूमन जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, इमोशन के कीड़े होते हैं। अगर आपने उसका इमोशन सही से रखा तो स्टाफ आपके साथ जिंदगी भर रहेगा। तो सर जैसे कि आपने बताया कि स्टाफ को सही तरह से लाइक मैनेज करना जरूरी है, तो आप उनके लिए ज़्यादा क्या करते हैं? लाइक ट्रेनिंग कोई रखते हैं, क्या करते हैं आप? रेगुलर ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग बहुत रखते हैं। मेरा क्या है कि ट्रेनिंग के पीछे बहुत खर्चा होता है। अच्छा। करो ट्रेनिंग, अगर सही से आपने ट्रेनिंग दिया ना तो आपका डुप्लीकेशन, आप मल्टीप्लिकेशन करें वो ईजी रहता है। ट्रेनिंग के पीछे जो होता है ना वो खर्चा नहीं होता है, ये इन्वेस्टमेंट है। एग्जैक्टली। अगर यहाँ से ऊपर का जो हम जो उसको हम जो सिंपल भाई, हम जनरेटर रखते हैं बैकअप के लिए, अगर आप उसको खर्चा गिनो तो खर्चा है, और आप फैसिलिटी है कि भाई लाइट चली जाए तो काम भी रुक जाए तो भी है। चले ना, साल में एक बार काम लगे। तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐसा ही, अगर बिना सॉफ्टवेयर भी काम चलता है बराबर, तो आप उसको फैसिलिटी समझो, फैसिलेटर समझो बराबर। तो ऐसा आपको माइंड चेंज करना पड़ेगा। ट्रेनिंग के बिना एक, मैंने वो CFO और CEO की एक हिस्ट्री है, बहुत फेमस कोट है। तो CFO, चीफ फाइनेंसर ऑफिसर ने CEO को कंप्लेन किया कि आप ट्रेनिंग के पीछे इतना खर्च करते हो और स्टाफ तो ही के चला जाता है, तो आप क्यों खर्चा करते हो? तो CEO ने जवाब दिया कि मानो मैंने ट्रेनिंग नहीं की और वो स्टाफ टिक गया तो सही तो डिजास्टर होता है ना। सही। बराबर। तो वो कोई चले जाते, इसलिए आप ट्रेनिंग नहीं करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा। स्टाफ ट्रेनिंग के पीछे जितना भी आप खर्चा करो कम है, क्योंकि आपको सब में काम लगेगा। पेशेंट सेटिस्फेक्शन में काम करेगा, रिजल्ट में काम करेगा, कम से कम कॉम्प्लिकेशन होगा का नहीं होगा, तो आपको ओवरऑल जगह भाई ग्रोथ में आपको ये बहुत कम लगेगा। तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। सर मैं सिर्फ एक डॉक्टर की बात कर रहा हूँ जो एक हॉस्पिटल चला रहा है। सो मैंने देखा है कई बार कि एक रिसेप्शनिस्ट और एक जो कंसल्टेंट डॉक्टर होते हैं उनके बीच में भी काफ़ी मिसकम्युनिकेशन होते हैं। तो वो उस कम्युनिकेशन को कैसे बेटर किया जा सकता है? लाइक टाइम पे पेशेंट को नहीं बुलाना, और थोड़ा बहुत जो काउंटिंग का थोड़ा बहुत होता है वो भी वहाँ से मैनेज होता है। तो उस मिसकम्युनिकेशन को कैसे टैकल किया जा सकता है? पहले तो जो पूरा जो काम होता है इसको लिस्ट बनाना। हाँ। फिर लिस्ट बनाओ भाई, मानो कि 10 चीजें, इसमें वो कौन से काम में ज्यादा गलती करती है उसका लिस्ट बनाओ। तो आपको जो काम अच्छा करती है इसका एप्रिसिएशन करना, और बड़ा गड़बड़ करती है इसमें आपको उसको डांटना है। फिर जो आप अच्छा करते, मानो कि 3 में से उसने एक अच्छा किया, तो इसके बाद बार बार एप्रिसिएशन करो। जो चीज को एप्रिसिएशन करोगे वही रिपीट होगी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बरोबर है।
बराबर उसने कि ये आज ने तूने ये काम 3 में से ये अच्छा किया है, तो 2 बार करो तो दूसरा धीरे-धीरे वो भी अच्छा होगा, तीसरा भी अच्छा होगा। और उसका कोई भी चीज़ होता है ना, इसका अगर आपने मॉनिटरिंग किया ना तो फ़ायदा होता है, बराबर? कोई-कोई ऐसा होता है, एक मस्त कोट है, आई डू, यू सी। सेकंड स्टेज है, यू डू, आई सी। थर्ड स्टेज है, नाउ यू डू। ग्रेट ग्रेट। देन रिपोर्ट मी इमीडिएटली। एग्जैक्टली। इसके बाद का है यू डू एंड रिपीट इन्फॉर्म मी ओकेजनली। समझिए, हर डेली रिपोर्ट करना है, आज तूने ये काम किया, वो डेली मुझे बताओ शाम तक। मेरा क्या हेड ऑफिस में है, डेली शाम को हमारा क्या 10 AM 7 PM का एक रूल है। अच्छा। अगर 10 AM आया तो उसके पास क्या क्या काम करने का लिस्ट उसको मुझे भेजना है। ओके। और 7 PM को उसने इसमें से कितना खत्म किया वो भेजना है। ओके। बस उसको बस 2 ही चीज करना है। तो दोनों में टेंशन रहता है ना, सुबह उसको क्लैरिटी मिल जाए कि मुझे ये काम करना है, और शाम तक उसको आंसरेबल हो गया कि मुझे काम किया कि नहीं किया। तो वैसे ही आपको रिसेप्शनिस्ट को 10 AM बताना है कि भाई तुझे ये काम करना है, और शाम को तुझे मुझे व्हाट्सअप करना है कि भाई तूने इसमें कितना किया। आप 1 महीने 2 महीने करेंगे, फिर आपको वो करने की जरूरत नहीं, उसके वो रूटीन में आ जाएगा। सही है। और जैसे कि सर आपने बताया कि लाइक अपने स्टाफ को है ना, जब आपको अप्रिशिएट करना है तो आप पब्लिकली या अपने पूरे स्टाफ के साथ किए, बट जब आपको जब डांटना है या कुछ कहना है, कोने में लाना। हाँ, तो कोने में लाना, पर्सनल में कहना, तो वो इफेक्ट नहीं, करता है। इसमें कोने में लाना वो मेजोरिटी होता है, पर कभी कभी जनरलिस्ट भी डांटना पड़ेगा, क्योंकि वो इफेक्ट सब में जाना चाहिए। अच्छा, कि भाई मैसेज पास कर। हाँ, मैसेज, मानो कि किसी ने फाइनेंस गड़बड़ किया तो वो कोने में जाके हाँ, नहीं कहना मेजर है, कुछ है तो तो डेफिनेटली उसको हो जाहिर में जाएगा। बोलाना पड़ेगा। हाँ। उसको पुलिस कंप्लेंट भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। पर जो आपको इम्पैक्ट पर्सनली, उसको अगर आपको बदलाव लाना है वो स्टाफ में, तो उसको कोने में कहना। सही। क्योंकि जो ह्यूमन मेंटालिटी होती है, अगर आपने जाहिर में उसको किया तो वो रेजिस्ट रहता है, वो चेंज नहीं होगा, बराबर? तो अगर उसको आप कोने में जाके पर्सनली दे के समझा के करेंगे तो बदलाव आएगा। अगर आपने जाहिर में बोल दिया कि भाई तू निकम्मा है, तेरे से नहीं हो सकता है, तो वो निकम्मा हो जाएगा अपने आप। सही है। समझिए, तो वो कोई चीज होता है, अगर पेशेंट के साथ उसने मिस गड़बड़ किया है, उसको छेड़छाड़ किया, उसको गड़बड़ किया, कुछ बोल दिया, तो वो कोने में जाके कहने वाली बात नहीं, वो जाहिर में बोलने की कि ये डॉक्टर को पसंद नहीं है। सही है। समझिए, तो ये आपको डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है। सर क्या सर, मैंने कई बार देखा है कि लाइक कई स्टाफ को भी मैंने पूछे हॉस्पिटल के डिफरेंट डिफरेंट, तो वो कहते हैं मुझे सर से डर लगता है, डॉक्टर जो होते हैं उनसे डर लगता है ऐसा। सो वो जो है वो सही है कि गलत है, क्या आपको लगता है उसके ऊपर? डर भी लगना चाहिए, और इतना भी डर नहीं लगना चाहिए कि डर खत्म हो जाए। अच्छा। समझिए, तो हमने क्या, भाई मेरे भी क्या, अभी 400 स्टाफ है, तो हमने एक बंदा रखा है कि वॉइस ऑफ एम्प्लॉय। हाँ। उसको कुछ बताना है तो उसको मैसेज कर दे, वो मेरे पास आ जाता है। ओके। समझ, तो आपको ऐसा पर्सन रखना है, उसमें भी ध्यान रखना है, क्योंकि फिर वो पर्सन जो होता है ना, बॉस ना बन जाए, वरना फिर वो उधर है, बराबर? आपको इसमें भी थोड़ा क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव बनना चाहिए। जो भी वॉइस ऑफ जो एम्प्लॉय आएगा उसको बिना नाम देके भेजना है, बराबर? का नाम दे रहे तो भी आपके पास 2 नंबर देना। अगर पेशेंट को सॉरी एम्प्लॉय का कोई सीरियस इश्यू है तो आपका खुद का नंबर इसके पास होना चाहिए। ओके। तो आपको मैसेज कर देना चाहिए, तो ओके। आप उसको बुला के बात कर सकते हैं। अगर रूटीन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लेन है कि भाई मेरा सैलरी नहीं हुआ, मेरा अप्रेजल नहीं हुआ, मेरा इंसेंटिव नहीं आया, मुझे छुट्टी नहीं देती, वो सब ऐसा बोले कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, तो आपके पास आने की जरूरत नहीं। पर वो मेरे हेरेसमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ चीज होता है, तो फिर आपको आना चाहिए। और पेशेंट मुझे परेशान कर रहा है, स्टाफ परेशान कर रहा है, तो ये सब ऐसा होता है कि वो आपके पास आना चाहिए। और आग और प्रॉब्लम जितना छोटा होता है बुझाने के लिए इजी है, बड़ा हो जाएगा फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। सही है। जब मोदी साहब जाते हैं तो हमको डिफरेंट दिखता है कि वो एक लीडर के तौर पे हम सब उसको पसंद करते हैं। सो सभी की ऐसी इच्छा होती है कि मैं एक हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ, तो मेरे नीचे जो 10 12 15 लोगों की जो भी टीम है, तो वो टीम मुझे उस नज़रिए से देखे, या तो वो टीम उसको चाहे पसंद करे, ना किसी बॉस की तरह, ठीक है, कि डॉक्टर है तो डॉक्टर की तरह, बट वो एक लीडर के तौर पे देखे। तो वैसी एक डॉगप्रेन्योर में, डर्मेप्रेन्योर में ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए एक लीडर के तौर पे, आपको क्या लगता है? मैं हमारे जितने भी 7 साल के ऊपर जो स्टाफ है ना, मैं सबके घर गया वो। अच्छा।
इसकी घर की चाय पिया है, उसका नाश्ता किया, इसका खाना खाया, हम्म, तो समझो कि इसके घर पे जाए तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। ग्रेट है। कोई डॉक्टर एम्प्लॉय के घर पे नहीं जाता। मैंने हम्म, देखा कि 7 साल के नीचे मेरे इतने स्टाफ है, हम्म, 10 साल के ऊपर इतने, 15 साल के ऊपर है, हम्म, मैं घर पे जाता हूँ। बराबर। हमारे जो डॉक्टर है इस पे घर पे जाता हूँ, हम्म, उसके घर की डिटेल मुझे पता रहते है, इसके बच्चे कितने, माँ बाप की परिस्थिति है। हम हम्म, जो हमारा जो स्टाफ जो होता है इसका हम मेडिक्लेम भी लेते हैं, हेल्थ हम्म, इंश्योरेंस भी लेते हैं, उसको हम बताते नहीं है, हम्म, हम रखते हैं हमारे पास। हाँ, हमें लगे कि यहाँ है तो हम उसको दे दे, भाई तुझे कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है, हम्म, हम है यहाँ। हम्म, समझ गए। हम्म, ये क्या सेफ्टी होनी चाहिए, हम्म, और फैमिली मेंबर को भी बताना होना चाहिए कि भाई मेरा लड़का लड़की जहाँ काम कर रहे हैं वो सेफ है, और उसका फ्यूचर भी सेफ है। हम्म, हम अभी हमारे जितने भी पुराने जो स्टाफ है, हम्म, आपको ई शॉप नाम का शायद ई हम्म, शॉप पता है ना, मालूम है, एम्प्लॉय स्टॉक है। देते हैं, तो हाँ। हम जितने भी हमारे जो पुराने जो एम्प्लॉय, उसको हम हमारा आईपीओ आने वाला है अगले साल, अरे ग्रेट ग्रेट बराबर। सर। तो इसमें हम जितने भी पुराने हैं वो उसको हम स्पेसिफिक शेयर देंगे, ओके, तो उसको रिटायरमेंट का प्रॉब्लम ही निकल गया। एग्जैक्टली, समझ गए। ये तो एग्जैक्टली। कंपनी बढ़ती रहेगी। हम्म, अभी 32 है, 100 है, हम्म, 20,000 है। हम्म, हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर लाने वाले हैं, टेली कंसल्टेशन है, डिवाइसेस है, हम्म, एक्सपेंशन वाला। हम घर पे जाके ट्रीटमेंट ऐसी वाली हम बनाएंगे कि भाई सीनियर सिटीजन है और बच्चे है, हम्म, पीडियाटिक है। हम्म, होम केयर वाली भी हम धीरे धीरे डिवाइस बनाने के, वो जो व्हीकल है ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे ऐसा। हम्म, तो कहने का मीनिंग कि प्लान बहुत बड़ा है, तो ये बढ़ेगा, तो एग्जैक्टली। ये अपने आप एम्प्लॉय को भी फायदा होगा, हम्म, है ना? तो उसका रिटायरमेंट का अभी का हम प्राइवेट डॉक्टर में कोई पेंशन नहीं देते, कोई पेशेंट पीएफ में एग्जैक्टली। जो जाता है वही है। हम्म, तो ये एक पेंशन का काम करेगा, जो भी एम्प्लॉय को फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं रहेगी, ऐसा हमारा प्लान है। बराबर। तो सर कोई डॉक्टर है तो वो खुद की ऐसी अभी टीम नहीं है, या दो चार पांच जो भी है उनके पास, तो उनको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टीम बनाना है, तो उसको आप क्या एडवाइस करोगे? जो 4-5 लोग हैं तो वो तो रिपोर्टिंग आपको डायरेक्ट करेंगे। हम्म, तो वो स्ट्रॉन्ग टीम में तो क्या होता है कि आपका अल्टीमेटली प्लान क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम्म, आपको सोलो क्लिनिक है, सेम है, तो इसमें ज़्यादा आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम्म, इतना है। पर आपको अगर एक्सपांसन करने की ज़रूरत है तो धीरे 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 आपको क्वालिफाई लोगों को लाने की ज़रूरत पड़ेगी। हम्म। एक होता है एक्सपीरियंस पर्सन होता है, एक वो भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि। और एक होता है कि भाई क्वालिफाई पर्सन की भी ज़रूरत होती है। सो वो कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि एक डॉक्टर जो होता है वो तो उसको वो अपने काम में मास्टर है, बट हाउ टू चूज द राइट पीपल, हाउ ही विल नो, ही और शी विल नो? सबसे पहले तो क्या होता है, अब देखो कि पहले कंपाउंडर थे। हम्म, कंपाउंडर वो तो 2-3 क्लास पढ़े लिखे होते हैं, कभी कभी पढ़ा भी नहीं है। वैसे कंपाउंडर सालों से सर्जन के साथ रहता है। हम्म, और अभी आगे क्वालिफाइड नर्स आ गई, हम्म, तो फर्क पड़ गया ना, कि एग्जैक्टली। भाई नर्सिंग है, सर्जिकल नर्स होती है, आईसीयू नर्स होती है, अलग अलग हो गए ना, तो क्वालिफिकेशन आ गया। हम्म, तो जैसे जैसे बड़े आप हो जाए तो आपको फिर ये वो स्टाफ को निकालना नहीं है, पर साथ में आपको क्वालिफाइड स्टाफ को भी अंदर एंट्री देनी पड़ेगी। ओके, जो भी है, जो पर्सन ने जो फील्ड में काम किया वैसे लोगों को आपको रखना पड़ेगा, बराबर। बराबर। एक वो उसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर लैंडिंग बोलते हैं, हम्म, बराबर। हेलीकॉप्टर लैंडिंग भी जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हम्म, आपको पहले अपने स्टाफ को प्रायोरिटी देना चाहिए कि भाई तू आगे बढ़, हम्म, तू ये लर्निंग कर और यहाँ पहुँच। अगर वो नहीं कर पाएगा अथवा वो कैपेबल नहीं है, तो आपको फिर कैपेबल लोगों को लाना पड़ेगा, हम्म, बराबर। तो इसमें थोड़ी सैलरी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस पर्सन आएगा, कोई कोई फील्ड होती है। हम्म, मानो कि हमारा जो थेरापिस्ट होता है ना, थेरापिस्ट, तो वो पेशेंट की अल्टीमेटली ट्रीटमेंट करता है। हम्म, डॉक्टर कंसल्ट करता कंसल्ट है, कर, काउंसलिंग सब चार्ज बताते हैं, पर अल्टीमेटली ट्रीटमेंट जाती है थेरापिस्ट। थेरापिस्ट के। अगर थेरापिस्ट गड़बड़ वाला है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, हम्म, तो वो कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं, एग्जैक्टली। बराबर। तो जो भी आप 4-5 टीम जो आपने बोला है कि उसको शुरू में आपको ट्रेन देना है, हम्म, और बाद में जैसे जैसे बड़े हो गए तो ऑलरेडी आपको ट्रेन स्टाफ क्वालिफाई, को लेना पड़ेगा। क्वालिफाई लोगों को हाँ, एग्जैक्टली क्वालिफाई आपको। एंड ट्रेन दोनों। हम्म। सर एक मैं पेशेंट सेंट्रिक में क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगा। सो हाउ डू यू एंश्योर दैट पेशेंट केयर रिमेन्स एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग यू डू, इवन एज योर क्लिनिक कंटिन्यूज टू ग्रो? ये तो सबसे पहले कोर मेरे गुरुजी ने मुझे यही बताया। उसने 4 चीज़ हमें बताया, और मैं मेरे जो यंगर डॉक्टर होता है, फ्रेशर, उसको भी वही मैं दोहराता हूँ। सबसे पहले तो पेशेंट का ध्यान रखो, पैसे का ध्यान नहीं रखो। पैसा अपने आप आएगा जो आपने पेशेंट का ध्यान रखा तो। हम्म, पैसा बाय प्रोडक्ट है, एग्जैक्टली। पर अगर आप इसके पीछे पड़ेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा। हम्म, पर पेशेंट केयर, पेशेंट
जो आपका हार्ट में रहेगा, सेंटर रहेगा, हम्म, पर उसका हित होना चाहिए आपको भाई, उससे किस में फायदा है। अगर वही सोचेंगे तो बाकी की सब चीज होती है ऑटोमेटिक है। हम्म, दूसरा, यूजुअली हमारा क्या डॉक्टर का नेचर होता है कि जो भी पैसा आता है लेके जाएगा, फिर यहाँ इन्वेस्ट करे, यहाँ इन्वेस्ट करे। मैं बोलता हूँ कि आपको 50% सेम प्रोफेशन में री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 50%। 50% मानो कि 1 लाख आपने कमाया ये महीने, तो 50,000 में का कोई नया मशीन लेना, कोई कोर्स करना, कोई वर्कशॉप करना, जो भी है, री इन्वेस्टमेंट 50% आपको सेम फील्ड में चाहिए। हम्म, बराबर। तीसरा, कैरेक्टर, आपको हम्म, कैरेक्टर एकदम अच्छा होना चाहिए। इसमें बेदाग होना चाहिए, कोई जगह पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। एग्जैक्टली। बराबर, वो एक बहुत जरूरी है। हम्म, चौथा, जो हमने बताया मेरे मास्टर ने, कि नई चीज सीखते रहना, हम्म, इनोवेशन, हम्म, नई नई चीज, जो टेक्निक हम जो कर रहे हैं वो 5 साल के बाद पूरी चेंज होनी चाहिए। एग्जैक्टली, बराबर। तो एग्जैक्टली। इनोवेशन, जो भी वर्ल्ड में नई नई चीज़ें, आपको नज़र रखना चाहिए, आपको जर्नल पढ़ना चाहिए, आपको वर्कशॉप, आपको कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए। मैं हर साल में 4 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करता हूँ, ओके। और डोमेस्टिक कॉन्फ्रेंस तो 10-12 हो जाती है। हम्म, बराबर। तो मेरा, बोलते हैं ना, 30% टाइम जो होता है लर्निंग में जाता है। हम्म, बराबर। मैं जो वेडनेसडे और फ्राइडे जो बंद रखता हूँ, तो मैं लर्निंग ही करता हूँ। अच्छा। 50% लर्निंग मेरे मेरी फील्ड में करता हूँ, हम्म, और 50% ये नई नई चीज़ करता हूँ। लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल है, काफ़ी चीज़ है, निगोशिएशन स्किल है, वो सब मैं सीखता रहता हूँ। हम्म, और काफ़ी जगह पे मैंने पेड कोर्स किया। हर साल में 20-30 लाख रुपया तो मैं सिर्फ ये सीखने में डालता हूँ, ग्रेट, ग्रेट सर, लर्निंग में। ग्रेट सर। तो ये 4 चीज़ वो हर एक मैं डॉक्टर को बताता हूँ कि जो मैंने सीखा है आप भी सीखो, और मैंने जो सीखा है उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और वो चीज़ ऐसी है कि और भी 10 साल 20 साल के बाद ये तो हमेशा रहेगा। कोई सत्य ऐसा वो अ, लंबे समय सत्य ही रहता है, हम्म, इसमें बदलता नहीं है। जी। सर, आप 50% जैसे आपने बताया कि अपने खुद के इन्वेस्टमेंट में डालते हैं, री इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपने ऐसे बताया। सो मार्केटिंग में कितना बजट होना चाहिए? मार्केटिंग में अगर आपका नया है आप, तो हम्म, आपका टर्नओवर का 10% होना चाहिए। ओके। बराबर। फिर हम्म, आप जैसे जैसे पुराने हो गए तो हम्म, आपका 5% चाहिए। मानो कि आपने 1 लाख इनकम किया, तो आपको 10,000 मार्केटिंग में डाल रहे। मार्केटिंग मीन्स ऐसा नहीं है, अवेयरनेस में भी आप डाल सकते हो। अवेयरनेस जैसे ये पॉडकास्ट होता है, हम्म, आपने तो फ्री में किया, अलग चीज़ है। हम्म, परंतु कोई भी चीज़ होता है कि जब तक अवेयरनेस नहीं आती है ना, हम्म, मानो कि डिसीज के बारे में, मानो कि बीपी, मुझे सॉल्टी खाने से, मुझे प्रिजर्वेटिव ज़्यादा लेने से, फास्ट फूड जंक फूड खाने से मुझे बीपी हुआ, मुझे स्ट्रेस से ज़्यादा ब्लड प्रेशर है। हम्म, बराबर। मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है, मैं लेट तक जागता हूँ, मेरा नींद कम है, एक्सरसाइज कम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। ये जब तक पेशेंट को नहीं पता चलेगा तब तक वो प्रेशर वाली बीमारी जाएगी नहीं। पेशेंट हम्म, जिनके पर टेबलेट खाता रहेगा, डॉक्टर के पास आता रहेगा। हम्म, तो कहने का मीनिंग है कि अवेयरनेस के लिए मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि पब्लिसिटी करना। हम्म, हम एनएमसी हमारा बोलते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन कमीशन। में हम ज़्यादा मार्केटिंग नहीं कर सकते, पर हम एग्जैक्टली, पेशेंट अवेयरनेस एक्टिविटी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। हम मशीन लाए, हमारे पास ये मशीन है। अभी हम मॉर्फियस करके मशीन लाए, हम एक एपोलो ड्यूट करके मशीन लाए, 135 लेजर है मेरे पास। हम्म, बराबर, अलग अलग। हम स्किन डिसीज ठीक करते हैं, एस्थेटिक में बोटॉक्स, थ्रेड, फिलर, टील, सब ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिफेशियल। 12 टाइप का लेजर है, अलग अलग कैटेगरी में। हम्म, हर एक डर्मेटो सर्जरी करते हैं, हर एक प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। हम करते हैं, पर पेशेंट को कैसे पता है? सही है। तो वो इसीलिए वो एक मार्केटिंग तो नाम है, परंतु हम्म, पेशेंट इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये सब हमारे पास अवेलेबल है, हम्म, आप करवा सकते हैं। हम्म, तो मार्केटिंग वर्ड ये होता है कि जो आप काम कर रहे हो, हम्म, जो आपके पास टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीम है, आपकी स्किल है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, हम्म, तो वो आपको पेशेंट को बताना ज़रूरी है। तो ये एक ज़रिया है। इसमें ये पॉडकास्ट भी आ गया, हम्म, इसमें आपका टीवी इंटरव्यू भी आ गया, आपका यूट्यूब चैनल है, आपका इंस्टा, फेसबुक, सोशल जो भी मीडिया, है डिजिटल सोशल थिंग्स। मीडिया है, इसमें आप डालना चाहिए। हम्म। और एक डॉक्टर जो होता है, लाइक, अपने मार्केटिंग कर सकता है, बट उसके ब्रांड के नेम से कर सकता है, उसके हुँ, हॉस्पिटल के नेम से कर सकता है, हुँ। तो वो लीगली है, तो वो जी, डेफिनेटली उसमें कर कोई सकते। कंसर्न नहीं है। एक, सर, दूसरा एक सवाल ऐसा था, एक ट्रस्ट डेवलप करना होता है सर पेशेंट के साथ, और एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना होता है, तो उसको कैसे बेटर किया जा सकता है? इसमें क्या होता है, जब आपका पेशेंट का पेन, उसका पेशेंट का केयर अगर सेंटर ऑफ हार्ट पे होता है ना, तो हम्म, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके। वो ऐसा होता है कि जो सच बोलता है उसको ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ता है। अच्छा। झूठ वाले को सब याद रखना हाँ, पड़ता है, हाँ, समझ गए ना? बराबर और है, हाँ। भूल भी जाते हैं। अगर आपने पेशेंट का सेंटर ऑफ हार्ट में, भाई मेरा पेशेंट है, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसको सेफ्टी अच्छी होनी चाहिए, इसको
अच्छी एफिकेसी वाली ट्रीटमेंट, इसको एफोर्डेबिलिटी वाली, आप सब कुछ पेशेंट को ऑप्शन दो, पेशेंट का केयर रखोगे तो ये बाकी की सब बाय प्रोडक्ट है। पेशेंट का ऐसा है सर कि लाइक अपने उसको अच्छा ट्रीटमेंट दिया, अच्छा है, वो गूगल में रिव्यू दिए ना दे, कुछ अच्छा लगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बट उसको यदि बुरा ट्रीटमेंट मिला तो वो डेफिनेटली गूगल या कहीं पे भी बैड यस रिव्यू यस, डालेगा। अच्छे के लिए आपको बताना पड़ेगा भाई आप लिखो, हाँ बुरे के लिए बताना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगा। हम्म, और जो बुरा आप देखो, गूगल रिव्यू कोई भी होता है ना, हम्म, ज्यादातर आप देखो जो होता है ना डॉक्टर का जो होता है ना, हम्म, वो होता है कि भाई बिहेवियर प्रॉब्लम से था, मुझे स्टाफ ने ठीक से नहीं किया, मुझे एग्जैक्टली 2-3 घंटा बिठाया, मेरे से हम्म, बात नहीं किया, बराबर मेरे से रूड बिहेवियर किया, हम्म, तो भाई मुझे अपॉइंटमेंट भी है और फिर मुझे लिया नहीं, सब हम्म, भाई मेरे पहले 2-3 को ले लिया, हम्म, सब ऐसा होता है। हम्म, रिजल्ट ओरिएंटेड 10% भाई मैंने पैसा दिया और मुझे फायदा नहीं हुआ, ऐसी एग्जैक्टली कंप्लेंट कम रहती है। तो एग्जैक्टली अगर आपने स्टाफ ट्रेनिंग सही से किया, हम्म, हॉस्पिटलिटी अच्छा रखा, हम्म, पेशेंट को रिस्पेक्ट दिया, हम्म, उसकी जो छोटी छोटी जरूरत है, छोटे बच्चे आया तो भाई पानी भी नहीं कोई पूछते हैं, समझ के बैठने की जगह नहीं रहती है, हम्म, एनवायरनमेंट ऐसी बंद रहता है, हम्म, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि बिहेवियर प्रॉब्लम और हॉस्पिटलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम से पेशेंट नेगेटिव रिव्यू देता है। हम्म, क्योंकि डॉक्टर जो भी एमडी एमएस है, जो भी है, फैमिली फिजिशियन जो भी है, हम्म, वो कॉम्पिटेंट होता है जो खुद के काम के लिए। हाँ, हम्म, 5-10% ऐसा होता है कि कॉम्पिटेंट नहीं होता तो भी काम करता है। हम्म, हमारे में क्वैक बहुत रहते हैं ना, हम्म, क्वैक मीन्स जो ब्रांच में पढ़े लिखे नहीं वो ब्रांच की ट्रीटमेंट करते हैं, वो क्वैक बोलते हैं। अच्छा तो वो क्वेकरी जो होती है ना, क्वेकरी हमारे चमड़ी के डिसीज में बहुत है। सूरत में 125 क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजी है और 400 वो नॉन क्वालिफाई के भाई उसमें पढ़े नहीं और ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा वहाँ दिक्कत आती है कि भाई पेशेंट को खुद की एक्सपर्टाइज नहीं है और वो एक्सपर्टाइज की ट्रीटमेंट करे, तो वो दिक्कत है। अदरवाइज मेजोरिटी जो भी आप गूगल रिव्यू जो बोलो, वो रिजल्ट ओरिएंटेड वाला बहुत कम रहता है, ये बिहेवियर प्रॉब्लम वाला ज़्यादा रहता है। बराबर। सो एक हॉस्पिटल के अंदर वेटिंग एरिया में जब पेशेंट बैठे होते हैं तो आप उसको लाइक इंटरेक्ट करने, क्योंकि समझ लो कि 15-20 मिनट या जो भी उसको टाइम लगता है, तो उस वक्त आप कम्युनिकेशन के लिए या उसको एंटरटेन करने के लिए क्या होना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर आपके हिसाब से? वैसे तो ये प्रॉब्लम पहले का था, अभी तो क्या सोशल मीडिया आ गया है ना, हाँ तो हाँ, वो इंस्टा फेसबुक देखता मोबाइल में रहता है देखते ना, रहते हाँ हाँ उसको वाईफाई फ्री, अभी तो जियो के लिए वो भी जरूरत नहीं है क्योंकि हाँ सर, बट ये वो हमारे बारे में जाने या तो अपने हॉस्पिटल के बारे में ज़्यादा जाने कुछ इन्फॉर्मेशन तो ड्यूरिंग टीवी स्क्रीन रखना चाहिए आपको टीवी बड़ा, स्क्रीन होना और चाहिए। टीवी स्क्रीन में आपकी जो भी हम्म, प्रोसीजर है, टेस्टिमोनियल है, वो बार बार घूमना चाहिए। बराबर है। आपके आपने जो सर्जरी किया, आपका जो रिवॉर्ड मिला, आपको जो अवार्ड मिला, हम्म, आपको जो रिकॉग्निशन मिला है, वो सब पे आना चाहिए टीवी पे हम्म, कंटिन्यू, पेशेंट को अच्छा लगता है, हम्म, पेशेंट टेस्टिमोनियल अच्छा लगे सुनने का, भाई वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कितनी भी आपने एडवर्टाइज किया, पर पेशेंट जब दूसरे पेशेंट को नहीं बताता कि भाई वहाँ मैं ठीक हुआ, हम्म, आप जा सकते हो, आपको हम्म, रिजल्ट मिलेगा, तब तक पेशेंट आपके पास ट्रीटमेंट नहीं कर आता, जरूर है हम्म, कंसल्टिंग करवाता है पर कोई प्रोसीजर नहीं करवाता है। कुछ बुक्स वगैरह भी रख सकते हैं अपने, यस लाइक यस, जो वो न्यूज़पेपर वो तो न्यूज़पेपर हमारा बुक्स रेक रहता है, ये हाँ हमारा एसओपी में रहता है, मैगजीन रहता है, जो हम्म, हेल्थ रिलेटेड होता है वो मैगजीन रहता है, न्यूज़पेपर रहता है, और काफ़ी हमारा ब्रोशर रहता है, हम्म, हम जो प्रोसीजर करते हैं इसका ब्रोशर रहता है, सब कुछ वहाँ। और हम एक क्यूआर कोड भी रखते हैं, उसको मानो कि एक्ने में क्या ध्यान रखना है तो वो क्यूआर कोड करे तो अपने आप मिल जाता है, उसको भी डाइट में क्या ध्यान रखना है तो इसका क्यूआर कोड आप रख सकते हो, तो इजीली आपको इन्फॉर्मेशन पेशेंट को मिल जाए। आपने सर अभी एक वर्ड बोला एसओपी, हाँ तो एक हॉस्पिटल के अंदर एसओपी को डिजाइन करने से क्या होता है, लाइक टीम की जो गलतियां होती है, जो मिस्टेक्स होती है वो रिपीट नहीं होती, क्या उससे बेनिफिट क्या होता है एसओपी से, एसओपी से आपका काम और एकदम कितना इजी हो जाए। इंपॉर्टेंट है वो? एसओपी के अलावा आप ग्रोथ कर ही नहीं सकते। अच्छा स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर होती है, वो इसके लिए आपको कंसल्टेंट रखना पड़ेगा, आप खुद नहीं बना सकते। ओके काफ़ी कंसल्टिंग एजेंसी है, हमारी एक ग्रीन डॉट करके एक एजेंसी है वलसाड़ की है, तो वो सब एसओपी हमारी बना देती है। काफ़ी लोग अभी तो काफ़ी कंसल्टेंट आ गए, ये एसओपी के बिना आप हो ही नहीं सकता, और एक एसओपी बनाना, उसका एग्जीक्यूशन, उसका मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है। ओके तो एक बंदा मॉनिटरिंग भी करना चाहिए कि जो एसओपी के मुताबिक हो रहा है कि नहीं रहा। हम्म हमारे एक चतुर भाई करके मेरे एक सबसे पुराना स्टाफ है, 25 साल से है, तो वो मेरे साथ डे 1 से जुड़ा, हम्म तो वो सब मॉनिटरिंग करता है, हर एक बराबर ब्रांच की मॉनिटरिंग वो होता है कि एसओपी के मुताबिक वो स्टाफ ट्रीटमेंट करता है कि नहीं करता है। बराबर बराबर, एक मनीष भाई है, वो हेरिम्बोल की पूरी करते हैं जो है हम्म मॉनिटरिंग। तो आपको एसओपी बनानी ही चाहिए, ताकि एक स्टाफ आलिया गया और मालिया आया तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, हम्म पेशेंट एसओपी दे दी, देख ली, जो भी स्टाफ ने एसओपी के ऊपर ट्रेनिंग हो चुकी है हम्म और इसका टेस्ट भी हो चुका है, उसका मॉनिटरिंग भी हो चुका है, तो फिर आपको टेंशन नहीं।
तो स्टाफ का जो टर्नओवर रहता है ना, तो हम्म। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्लैरिटी बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है शायद। परफेक्ट, तब यही तो हमें चाहिए। What's one piece of advice you would give to young doctors who want to start their own practice? यस, मैंने वो पहले भी बताया कि 4 चीज मैं वापस रिपीट करता हूँ। सबसे पहले कि आपको लर्निंग लर्निंग लर्निंग, आपको आपका जो टाइम रहता है इसमें आपको नई नई चीज सीखना है। सीखने के लिए मैंने बोला वर्कशॉप है, कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, ऑनलाइन जूम मीटिंग में भी काफ़ी है, तो वो आपको बहुत ज़रूरी। और साल में आपको एक बार इंटरनेशनल भी जाना चाहिए, बराबर। क्योंकि ये फिर यहाँ हमारा क्या कूप मंडूक जैसा, कुआ वाले डेट का जैसी परिस्थिति, इंटरनेशनली क्या चलता है। तो साल में एक बार इंटरनेशनल आपको कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ताकि आपको वर्ल्ड में क्या चल रहा है समझ में आ जाएगा। दूसरा कि आपको री इन्वेस्टमेंट 50% आपके ब्रांच में करना चाहिए। 50% बाकी आप जहाँ भी करो, बराबर, जमीन में करो, बराबर कि भाई शेयर बाजार में करो, जो भी। तीसरा है कि आपको ऑनेस्टी रखनी चाहिए, और आपको जो होता है कैरेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए, बराबर, वो बेदाग होना चाहिए। और जो चौथा जो है कि आपका जो टीम बिल्डिंग जो होता है, टीम ही मेन है, पर आप सिंगल कुछ नहीं कर सकते। अकेला तो कितना लोग कर सकते हैं। तो टीम आपको एकदम बढ़िया टीम होनी चाहिए। टीम बिल्डिंग में आपको ट्रेनिंग में आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि टीम को आने का मन होवे, और टीम जो मेंबर है उसको वहाँ रहने का भी मन होवे। बराबर। वरना फिर रिक्रूट कराया, एक आया दूसरा गया, एक आया दूसरा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनवायरमेंट एक हॉस्पिटल का सही होना वर्क चाहिए। कल्चर जो होना चाहिए वर्क वो कल्चर। सही होना चाहिए। और आज की तारीख में सर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हमारे क्लिनिक हॉस्पिटल के अंदर समझ लो कि हम खास तौर पे इंडियंस वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। सो कोई गणेश चतुर्थी है, दिवाली है, तो उस तरह का माहौल बनाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारे टीम मेंबर्स, हमारे जो पेशेंट है, वो एक माहौल बनेगा, तो उसको भी मज़ा आएगा। क्योंकि एक ज़्यादातर पर उनके 24 आवर्स में से कई घंटे तो वो जो हमारा स्टाफ होता है वो वहाँ पे ही बिताता है। तो हम तो क्या है, हम मकर संक्रांति की छुट्टी दे देते हैं, गणपति की छुट्टी होती है, तो वो हम सेलिब्रेट भी करते हैं सारे। और क्लिनिक में भी इसका सेलिब्रेशन होता है। मानो कि धुलेटी है तो उसका सेलिब्रेशन होता है, समझ गए। तो हर एक, मानो कि गणपति है तो हर एक क्लिनिक में इसकी स्थापना होती है, समझ गए। तो वो भी माहौल रहता है। ये क्या है कि वर्क क्या मोनोटोनस काम हो जाता है, फिर बोरिंग लगता है कोई काम। अगर इसमें थोड़ा फेस्टिवल, थोड़ा दूसरा जोई आप ऐड करो। हमारा हर साल एनुअल हमारी मीटिंग होती है, तो 32 क्लिनिक एक साथ, हर एक एम्प्लॉय एक ही साथ इकट्ठे होते हैं। और सीईओ है, चेयरमैन है, कि भाई थेरापिस्ट है, सब साथ में खाना खाते हैं, साथ में बैठते हैं। तो कहने का मीनिंग ये, अगर ये ऐसा माहौल रहता है तो पेशेंट को फिर ये बोरिंग नहीं लगता है। जो भी पेशेंट को भी नया लगता है और स्टाफ को भी नया लगता है कि ये क्लिनिक एकदम लाइव है, यहाँ काम करने का उसको मजा आएगा, और पेशेंट को ट्रीटमेंट लेने का मजा आएगा। बराबर। सर थोड़ा सा अभी हम क्लोजिंग की ओर जा रहे हैं। सो अब तक आपकी जो जर्नी है, सबसे तो आपकी लाइफ में सबसे प्राउड मोमेंट कौन सी है? सबसे प्राउड मोमेंट तो क्या बोलते हैं, 5-6 चीज़ें, पर सबसे प्राउड मोमेंट जो होता है पेशेंट हैप्पीनेस। अच्छा। बराबर, पेशेंट का जो स्माइल हमें जो दिखता है ना, कि भाई ये कोई तकलीफ, हमारा में क्या होता है, स्किन डिजीज सीवियर नहीं होता है, सीरियस नहीं होता है, लाइफ थ्रेटनिंग बहुत कम रहता है। और ऐसी काफ़ी कंडीशन रहती है कि पेशेंट के मोर्टेलिटी मीन्स मरने की कगार पे और जिंदा हो गया। हमारा पेम्फिगस है, हमारा एक एसएलई पेशेंट है, हमारा एक स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, टॉक्सिक एपिडर्मोलाइसिस ऐसा है। तो ऐसा 5-6 डिसीज ऐसा है कि इसमें हमने पेशेंट को एकदम वो जाते जाते उसको वापस बचा लिया। अच्छा। वो हमारे डर्मेटोलॉजी में ऐसा होता नहीं है। बराबर। हमारे में क्या है, कार्डियक हार्ट अटैक जैसा एक्सीडेंट ऐसा नहीं होता। तो जब ऐसी चीज अगर आप अच्छी करें, जो ब्यूटिफिकेशन तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है कि भाई पेशेंट आया तो हम ब्यूटिफिकेशन करते हैं। बीइंग ए डर्मेटोलॉजिस्ट, मैंने 15 साल से लोगों का स्किन डिजीज ठीक किया। अच्छा। मेरी एस्थेटिक प्रैक्टिस सिर्फ 30% है, मेरी 70% तो सिर्फ आज तक क्लिनिकल प्रैक्टिस में स्किन डिजीज, एक्जिमा, सोराइसिस, फंगस, बुल्लस डिसऑर्डर ऐसा। एस्थेटिक ट्रीटमेंट मीन्स ब्यूटिफिकेशन, आपको हेयर ट्रांसप्लांट किया, आपको बोटॉक्स किया, आपको फिलर किया, थ्रेड किया, आपको ग्लो लाया, आपको प्री ब्राइडल किया, भाई शादी से पहले आपकी स्किन ठीक है, ये सब ब्यूटिफिकेशन। तो वो मेरा 30% ही प्रैक्टिस है, 70% आज भी तो जब पेशेंट के चेहरे पे हैप्पीनेस ला दे,
पेशेंट को व्हाइट स्पॉट होता है, तब डोपामाइन रिलीज होता है। सफेद दाग विटिलिगो ऐसा आता है, अगर उसको ठीक किया तो पेशेंट की पूरी लाइफ में बदलाव आ जाता है। पेशेंट के चेहरे पे पूरा लांछन होता है, लांछन की वजह से उसकी शादी नहीं होती है, तो अगर लांछन हटा दिया तो पेशेंट की क्वालिटी, कोई पेशेंट को बर्न्स हो गया, जल गया चीज, डिसफिगरमेंट हो गया, तो आपने ठीक किया तो पूरी जिंदगी वो आशीर्वाद देती है। एग्जैक्टली। वैसे काफ़ी ऐसी बीमारी है कि इसकी वजह से हमारे एक पेशेंट ने यहाँ नाम लिख दिया है गायत्री, हाँ। और गायत्री दूसरी जगह पे शादी कर दी है। और यहाँ ऐसा होता है, टैटू गायत्री गया तो टैटू निकालना, और मल्टी कलर था तो इजीली लेजर से निकल भी नहीं सकता, मल्टी कलर होता है। फिर हमने वो सर्जरी करके पूरी गायत्री को निकाल दिया और उसका शादी करवा दिया, समझ गए। ऐसा वो रिलीजन भी होता है। एक बंदा ने कुछ मोमेडियन वाला कुछ साइन कर दिया था, और फिर वो हिंदू में शादी करनी थी, तो फिर वो निकालना बहुत जरूरी है। तो ये काफ़ी, फिर आर्मी में एक पेशेंट का आर्मी में रिक्रूटमेंट था, और टैटू आर्मी में अलाउ नहीं है, और 1 महीने के बाद उसका रिक्रूटमेंट, तो हमने सर्जरी से पूरा निकाल दिया। एयरलाइंस में भी टैटू अलाउ नहीं है, तो टैटू रिमूवल है। कोई ऐसा कोई HIV वाला जो अर्ली डायग्नोसिस होता है, सिफिलिस जो वेनेरियल डिसीज बोलते हैं, गुप्त रोग होता है, काफ़ी कॉन्टेजियस इन्फेक्शियस डिसीज होता है, तो वो अगर आपने उसको ठीक किया टाइम टू टाइम, तो एक की नहीं 2 लोगों की जान बच सकती है, बराबर। क्योंकि इसमें क्या है कि एक वेनेरियल डिसीज दूसरे वेनेरियल डिसीज की एंट्री भी बन जाती है, बार बार नया नया डिसीज आता है और पार्टनर को भी लग सकता है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ हमारे में होता है, चैलेंजिंग केसेस बोलते हैं कि इसमें मल्टीपल लेजर टेक्नोलॉजी, जो मेरी मास्टरी है, एक लेजर डिसीज को ठीक करता है, वो हमारे SOP में आता है। पर एक ही डिसीज के लिए अगर आपने 3-4 टेक्नोलॉजी प्रोसीजर कंबाइन किया, तो वो डिसीज को मिटने में जो साल लगता है, वो आप 2-3 महीने में ठीक कर सकते हो। तो वो कॉम्बिनेशन जो टेक्नोलॉजी होती है, वो मेरी मास्टरी है। बराबर। सर, इस पॉडकास्ट के जरिए हमारे कई हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कई डॉक्टर्स भी ये सुनते हैं, सो दे मस्ट बी सुनने के बाद आपके साथ कनेक्ट करना चाहिए, कुछ सख्या के बारे में कुछ जानना चाहिए, फ्रेंचाइज या वट एवर। सो उसके लिए क्या आपकी वेबसाइट से कनेक्ट करना है, कैसे करना है आपको कनेक्ट करने के लिए? वैसे तो फ्रेंचाइजी डिवीजन आज तक सोचा नहीं है, हाँ। फ्रेंचाइजी, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड में फ्रेंचाइजी डिवीजन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि हमारी मास्टरी जो है वो दूसरा वो हैंडल नहीं कर सकते। ओके। और यूजुअली फ्रेंचाइजी डिवीजन क्या किसके लिए करते हैं कि भाई फ्रेंचाइजी माने कोलैबोरेशन, जो डरमेट अदर डरमेट जो होती है, जो हाँ, आप वो कैसे करते हैं? वो That's हम what। हर एक डरमेट के साथ हम फ्यूचर में, क्योंकि हम 17,000 डरमेट है और हम हाँ। वर्ल्ड वाइड जाना चाहिए, गांव में तो हमें हर एक डर्मेटोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी। That's what I'm तो asking। अगर टेली कंसल्टेशन है तो हम मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट को मानो कि 5 जो कोई भी छोटा सिटी है उसका मैं असाइनमेंट दूंगा, तो विन विन सिचुएशन रहेगी, वो डर्मेट को भी इनकम रहेगी, और वो जो 5 जो सेंटर है वहाँ 5 सेंटर में डर्मेटोलॉजी की एक्सपर्ट एडवाइस जो एडवाइस मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी, और वो डर्मेट को हम ट्रेंड भी करेंगे, बराबर, कि भाई टेली कंसल्टेशन के लिए आपको कैसे करना है, वो सब हम स्टेप देंगे। तो ये विन विन सिचुएशन रहेगी। ये डॉक्टर जो मानो कि यहाँ सूरत में बैठा है, और अगर उसको बोल देगा अगरतला में पेशेंट देखना है, तो फिर उसको हम लैंग्वेज बैरियर सिखाएंगे कि भाई मानो कि चलो नॉर्थ में तो प्रॉब्लम नहीं है, पर साउथ में तो लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, 100%। तो जो कन्वर्टर है तो लैंग्वेज कन्वर्टर रहेगा, कम्युनिकेशन वो सब सिखाएंगे। तो ये पेशेंट मानो कि यहाँ उसकी OPD में 20 पेशेंट देखता है, तो वो डिस्टेंस में और भी पेशेंट देख सकता है, बराबर। मानो कि इसका 70% ऑक्यूपाई है, 30% वो फ्री है, यहाँ पेशेंट नहीं है, तो ये कोई भी जगह पे देके वो अपॉइंटमेंट सिस्टम से वो पेशेंट, तो मिस डॉक्टर की पूरी जो उसकी जो वर्किंग आवर्स है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और डॉक्टर को तो क्या खुद को पेशेंट देखना ही है, फ्री में बैठ के तो क्या करेंगे, तो सबको फायदा, हमारा विन विन सिचुएशन, पेशेंट को भी फायदा है, डॉक्टर भी फायदा है, अल्टीमेटली मुझे भी फायदा है। एग्जैक्टली। मैं इसे प्लेटफॉर्म दूंगा कि हर एक डॉक्टर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, और हर एक जगह पे छोटे से छोटे, वैसे ये काम गवर्नमेंट का है, पर गवर्नमेंट के पास भी इतना डॉक्टर नहीं है कि भाई वो छोटे छोटे गांव में CSC PSC में रखे, तो ये टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये हर एक जगह पे हम दे सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन एक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पता है? क्वेश्चन में ऐसा है कि समझ लो कि वो डॉक्टर को आपको के साथ कनेक्ट करना है, आपके विजन के साथ अलाइन होना है, सख्या के साथ कनेक्ट होना है, कोलैब करना है, तो वो कोई क्या वेबसाइट के जरिए या मोबाइल नंबर के जरिए, किससे जरिए वो, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा ऐसा। इसमें क्या होता है कि हर एक डरमेट होगा उसके पास मेरा नंबर होगा ही होगा। अच्छा। क्योंकि हमारा क्या पान इंडिया हमारी डायरेक्टरी होती है, ओके ओके। उसके अंदर हर एक डर्मेटोलॉजी का मोबाइल नंबर लिखा आता है, तो वो
गुजरात का है तो गुजरात में जाएगा तो मेरा पूरा डिटेल, वो हमारी IADVL वेबसाइट होती है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरियोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट, इसको बोलते हैं www.iadvl.org। इसमें मेंबर होते हैं ना, तो इसमें मेंबर सेक्शन में जाएंगे और मेरा नाम सर्च करेगी तो मेरा पूरा डिटेल कॉन्टेक्ट आ मिल जाएगा। जाएगा। तो डरमेट के लिए तो एकदम इजी रहेगा कि वैसे तो गुजरात में मुझे सब जानते हैं हाँ और नेशनल भी अभी हम इलेक्शन जीत गए हाँ दिल्ली के सामने। हाँ। अभी पान इंडिया हमारा एक इलेक्शन था, डर्माकोन कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल, जो अभी अहमदाबाद में 2027 में होने वाली है। ओके ये हर 4 साल में हमारी जो कॉन्फ्रेंस होती है ना, इंडियन कॉन्फ्रेंस, हाँ वो इंटरनेशनल बन जाती है। ओके तो 2027 होती है वो डर्माकोन इंटरनेशनल है। तो अच्छा पूरे वर्ल्ड से फैकल्टी आती है, डेलीगेट आता है, तो इसका मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। ग्रेट तो ग्रेट वो सर इलेक्शन हम जीत गए। ग्रेट तो वो हम करेंगे तो मोर देन 100+ इंटरनेशनल फैकल्टी लाएंगे और पूरे सार्क कंट्री से सब डेलीगेट आएंगे। बराबर तो वो कनेक्शन इजी रहेगा, इसमें हर एक जगह पे मेरा नंबर होता है, तो वो लोग मुझे से ढूंढ लेंगे। डन है सर डन। अभी सर लास्ट में थोड़ा रैपिड फायर राउंड रहेगा हमारा, ओके। वहां पे आपको सिर्फ एक आध वर्ड में आपको आंसर देने हैं उनके, ठीक है? सो लेट मी स्टार्ट। वन ट्रीटमेंट यू लव परफॉर्मिंग द मोस्ट। मेरा डेजर्टेशन होता है विटिलिगो सर्जरी, तो सफेद दाग की सर्जरी करने में मुझे बहुत मजा आता है। योर फेवरेट इनोवेशन इन स्किन केयर। कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट, मल्टीपल लेजर एक ही कंडीशन को ठीक करने के लगाने से पेशेंट को कम से कम समय में ठीक होते हैं। अ स्किन केयर मिथ यू विश पेशेंट वुड स्टॉप बिलीविंग। वाइटनिंग ट्रीटमेंट, इमीडिएट वाइटनिंग ट्रीटमेंट, तो इसके लिए स्टेरॉइड क्रीम यूज करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। इफ यू वरंट अ डॉक्टर व्हाट यू बी। अरे तो मैं तो क्या बोलते हैं, सिंगर बन सकता था। गाता था, क्या वो अभी वो बात है। छूट गया इसके पीछे। अच्छा अभी आपने बोल दिया, वापस पे छूट गया, बाकी अभी बोलते मैं, आप बोलिएगा। वन क्वालिटी एवरी सक्सेसफुल डॉक्टर मस्ट हैव। पेशेंट केयर। पेशेंट केयर। टी और कॉफी। टी। योर गो टू स्ट्रेस रिलीवर आफ्टर अ लॉन्ग डे। टॉयलेट। अ बुक और मूवी दैट इंस्पायर्ड यू। बुक 100% पर डे आई एम रीडिंग 3 ऑडियो बुक। विच बुक? any your favorite book? डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी कौन सी बुक सर? हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। Okay, how to influence the people. Great. One word that describes your journey so far. पैशन। Your favorite place to relax? होम। Home. Great. Success, hard work or luck? 80% हार्ड वर्क, 20% लक। You are a night owl or early bird? नाइट ऑल। Night owl. Great. Aesthetic treatments necessary or luxury? नाउ इट्स नेसेसरी। 20 साल के पहले अगर क्वेश्चन पूछा तो वो लग्जरी था, आज नेसेसिटी है। One skincare product you can't live without. सनस्क्रीन। Technology or traditional method? Which do you prefer more? टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स। The best piece of advice you have ever received? रैपिड फायर, ऑनेस्टी और पैशन केयर, दो ही चीज है। One person who has deeply influenced in your life? डेल कार्नेगी। Great. Success in one word? हैप्पीनेस। Happiness. Your dream for Sakhya Skin Clinic's future? 5 ड्रीम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्किन इंस्टीट्यूट। सेकंड वन, 20,000 स्मॉल क्लिनिक इन रूरल एरिया। थर्ड वन, टेली कंसल्टेशन फॉर एवरी इंडियन सिटीजन। फोर्थ वन, क्वालिटी स्किन केयर प्रोडक्ट, affording rate to everyone. And last but not least, devices, make in India devices for all dermatologists. ग्रेट ग्रेट। अल्टीमेटली सर मैं आज के पॉडकास्ट की बात करूँ तो 100% लाइक प्रैक्टिकल था हमारा ये, और प्रैक्टिकली ही हमने बात की। सो जो भी ये हमारे लाइक ऑडियंस है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, डॉक्टर्स है, वो जब सुनेंगे सो उसके लिए भी काफ़ी लर्निंग भी होगा और काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन भी बेनिफिशियल होगा। Yes, सो वन लास्ट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव आवर ऑडियंस? सबसे पहले तो और लास्ट भी जो मैसेज जो बोलते हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए कि भाई कोई भी आप नई क्लिनिक बनाओ तो आपका गोल कि मुझे क्या करना है वो होना चाहिए। उसको बोलते हैं बिग हैरी ऑडेसियस, पता है ना, ये आपको गोल पता होना चाहिए। दूसरा कि कब जाएंगे, और तीसरा कि कैसे जाएंगे। 3 क्लैरिटी आपके पास होना चाहिए। अगर 3 क्लैरिटी के बिना आपने कुछ स्टार्ट किया तो आप एमलेसली जाएंगे। आपको जाना कहीं है पर आप जाएंगे कहीं पता नहीं रहता। तो आपका गोल ऐसा है
आपका जो विजन स्टेटमेंट आपको क्लियर कट होना चाहिए, कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे ये आपको सब पता होना चाहिए, ताकि नींद में भी उठा के अगर आपको बोले कि भाई मेरा लाइफ का, वरना किसी का लाइफ का गोल ही नहीं होता है, सुबह उठा काम किया शाम को जाके सो गया, कहानी खत्म, और हम आए हम गए और किसी को पड़ी नहीं रहती है, बराबर। तो हमारे आने से किसी की लाइफ में बदलाव होना चाहिए, वो बदलाव की वजह से हमें खुशी मिलनी चाहिए, वो भी ज़रूरी है, इसी से पैशन डेवलप होता है। तो पैशन होना, जो भी काम करो पैशन से काम करो, ज़बरदस्ती से काम मत करना, क्योंकि वो ज़बरदस्ती लंबे समय नहीं टिकेगी, आपको वो बर्डन बनने लगेगी। तो जो भी है पैशन से का पैशन डेवलप करो, और जो भी पैशन है उसको मैग्नीफाई करो। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। Thank आज you. का जो हमारा लाइक मोर ओवर पॉडकास्ट था वो काफ़ी कन्वर्जेशन था, काफ़ी अच्छा रहा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग बियॉन्ड द वाइट कोट। थैंक यू धवल। थैंक यू।